अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। शमील के आने में बहुत वक्त नहीं लगा और अभी वो सबसे मिलकर ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि अनस और नगीन भी पहुंच गए। एक बार फिर से खुशगवार से तारुफ का सिलसिला चला था। नगीन सीधी किचन में गई सबा के पास जो नूरी से चाय की ट्रॉली सेट करवा रही थी। नगीन हंसते हुए उससे लिपट गई। पहुंच गए आप लोग? सबा ने उसे प्यार किया था। वाह, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। दो कदम पीछे हटते हुए नगीन ने उसका सर तपा जायजा लेते हुए उसकी खूबसूरत ड्रेसिंग को सराहा तो सबा ने उसे घूरा। आज से क्या मुराद है तुम्हारी? आज यानी संडे को, वरना तो रिवायती खानों खाना बनी रहती हो, नगीन ने इत्मीनान से कहा। भाई, तुम्हारे मियाँ का मादा तो टेस्ट लेबॉर्ट्री बन चुका है, मगर मेरे मियाँ ज़रा और टाइप के हैं। उनके लिए रिवायती खानों खाना बने रहना पड़ता है। सबा मुस्कुराई तो नगीन को हंसते हुए यकायक याद आया। पता है यार, आज मेरी कच्ची हो गई बस। क्या दाल? सबा ने हैरत से उसे देखा तो वो गहरी सांस भरते हुए हसरत से बोली, यही समझ लो, दाल नहीं गली। इतनी मुश्किलों से वजदान से पूछ पूछ कर संगदिल शोहर को काबू करने के वजीफे करती रही, मगर आज उस वजदान के बच्चे ने ही भांडा फोड़ दिया। क्या? सबा को बेसाख्ता हंसी आ गई। वजदान कहाँ का गद्दी नशीन है भला? उसके बाबा जी झंडे वाली सरकार तो है ना। नगीन ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा तो अभी भी उसे उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। बकवास की होगी उसने कोई अपना काम निकलवाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं काम करवाया उसने, बस कभी कभार उसके दोस्तों के लिए चाय और स्नैक्स वगैरह ही बना कर दिए हैं। नगीन ने सफाई पेश की। तो और क्या, तुमसे पत्थर तोड़वाता? उसके दोस्तों की खिदमत ही उसका सबसे बड़ा काम है। सबा ने ट्रॉली का फाइनल जायजा लेते हुए मुस्कुरा कर कहा तो नगीन बेयकीनी से उसे देखने लगी। सही कह रही हूँ, तुम ये बाबा जी वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, मेरा भाई तो यूं भी तुम पर फिदा है। सबा ने उसे छेड़ा तो कब से उनकी बातें सुनती नूरी ने बड़े पुरयकीन अंदाज में कहा, ना जी, ये बाबे बड़े कर्मा वाले होते हैं। उधर मेरी नानी के गांव में भी एक बाबे की झुग्गी थी, वो भी लोगों के लिए दम दुरूद किया करता था। तो अब नहीं करता? नगीन ने पूछा तो वो अफसोस भरी आह भरते हुए बोली, ना जी, एक रात अपनी झुग्गी में किसी के लिए अमल करते हुए जल के मर गया। शाबाश, सबा ने उसे घूरा था। ये कैसा अमल था भाई? बीबी जी, बड़े जलाली अमल भी होते हैं, वो बड़े मुनब्बिरान अंदाज में बोली तो सबा ने उसे डांट दिया। अच्छा बस, अब ये किचन समेटो। हाय शुक्र है मैंने ऐसा कुछ जलाली अमल नहीं कर डाला, नगीन ने झरझरी ली थी। तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले जरा ये चाय अंदर ले चले, नौफिल के दोस्त पहुंच चुके हैं। सबा ने उसे आगे धकेला और खुद ट्रॉली लिए चल दी। सही खान पठान है शमील भैया, हालांकि उर्दू बोलते हैं, फिर भी लबो लहजा हमसे अलग है और खूबसूरत भी, नगीन उसे बता रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने ड्राइंग रूम में दाखिल होते सलाम किया था। ये सबा हैं, मेरी मिसेस। नौफिल ने उसका तारुफ करवाया था। पख्तून रिवायत का अमीन शमील खान एहतरामन उठकर उसके हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। सबा ने भी बड़े खुशगवार अंदाज में उससे बात की थी। चाय के दौरान नौफिल ने पुरानी यादें छेड़ दी तो सभी दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गए। खाने का वक्त आने तक अपनी सादा फितरत और बेसाख्तगी से शमील उन सब का पसंदीदा हो चुका था। अभी मैं जाले को इनवाइट करने वाला था, मगर फिर यह सोचकर इरादा मुलतवी कर दिया कि वो तुम्हारी बोलती बंद कर देगी। नौफिल उसे छेड़ रहा था। सबकी मुस्कुराहट पर वो खफीफ सा हो गया, मगर फिर उसने जैसे सबा को अपनी शिकायत लगानी चाहिए। मगर भाभी, इसकी बहुत बनती है जाले के साथ, बल्कि इसकी वजह से इतनी शय मिली हुई थी उसे कि हमें चुटकी में उड़ाती थी। भाई कुछ भी कहो, जाले बहुत अच्छी बच्ची है, मिलनसार और ठंडी तबीयत की मालिक है। सोहले बेगम अपनी पुरम तबीयत के हाथों मजबूर थी, फौरन बोली, ठंडी तबीयत? शमुएल ने जिस तरह नौफिल की तरफ देखा था उस पर नौफिल को हंसी आ गई। सबा ने हमेशा की तरह खाना बेहतरीन बनाया था, जिसकी शमुएल ने खुले दिल से तारीफ की थी। इस दोस्ताना घरेलू महफिल में वो अपनी शर्मीली तबा के बरअक्स बहुत एतमाद के साथ घुल मिल गया था। यकीन करें, होटलिंग कर करके अब तो मादा भी बेहोश हो चुका है, मगर आज लगा कि घर का खाना खाया है। तो बेटा, अब यहाँ भी तुम्हारा अपना घर है, यहीं आ जाया करो। जरूर माँ जी, अब तो जरूर आया करूंगा, वो फौरन बोला था। उसकी ये बेतकल्लुफी नौफिल को बहुत पसंद आई थी, वरना वो तो हमेशा नौफिल की आड़ ढूंढता रहता था। भाभी,
आपकी मुंह दिखाई का तोहफा मुझ पर उधार रहा। मुझे खवातीन के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदने का तजर्बा नहीं, इसलिए माजरत, मगर मैं आपको आपकी पसंद का गिफ्ट दिलवाऊंगा। क्यों नौफिल? उसने मुआवजत करने के बाद नौफिल की तायद चाह रहा था। वो मुस्कुरा दिया। भाई ये तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का मामला है। लगता है माँ जी की सारी दुआएं तुम्हें ही लग रही हैं यारा। चलते वक्त वो पुरसताइश से अंदाज में नौफिल से बोला तो वो हंस दिया। ऐसे क्या देख लिया मेरे पास? भाभी बहुत नाइस खातून है, बातचीत में भी और घरदारी में भी। सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। सब नौफिल ने उसकी बात उड़ाने की कोशिश की थी। नहीं यारा, दिल के साथ साथ घर को बसाने वाली लड़कियां बहुत कम होती हैं, और कुछ घर में गुम होकर दिल में दाखिल होने का रास्ता खो देती हैं। वो संजीदा था, मगर नौफिल अभी भी गैर संजीदा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो घर के साथ साथ मेरे दिल पर भी राज कर रही है? वो है ही इतनी अच्छी, कोई अकल का अंधा ही उनकी नाकदरी करेगा। शमील के इत्मीनान से कहने पर वो उसे घूर कर रह गया। उसको रुखसत करने के बाद नौफिल अंदर चला आया। भाई तो अपनी मसरूफियात में यूं गुम हुए हैं कि हमारी याद भी नहीं आती इन्हें। नगीन ने उसे देखते ही गिला किया तो वो उसके गले में बाजू डालता उसके साथ ही बैठ गया। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाए। अच्छा बस, ये डायलॉग अब बहुत पिट चुका है। वो नाराज थी। नौफिल मुस्कुरा दिया। इतनी मुश्किल से तो तुम्हें यहां से निकाला है, अब यूं ही पीछे पीछे फिरते रहें? देख रही हैं अम्मी, भाई तो बहनों के पीछे सारी उम्र फिरते रहते हैं, और इधर अभी साल भी नहीं हुआ और ये उकता गए हैं। नगीन ने मुंह बसोरा था। पीछे फिरने वालों से कौन सा अच्छा सलूक करती हो तुम? अनस ने उसे छेड़ा तो वो नौफिल से उलझने लगी। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं अनस भाई? सबा ने पूछा तो वो बेचारगी से बोला, 15 दिनों के लिए, यानी 2 हफ्ते। अच्छा है ना, आपको बहुत शौक हुआ करता था बाहर जाने का। सबा ने उसे याद दिलाया था। कमाल है सभी, मैं तो सोच रहा था कि तुम अब्बू से मेरी सिफारिश करोगी। उसकी बात पर वो हंसी थी। वो कौन सा आपको तफरीह के लिए भेज रहे हैं? बिजनेस टूर है, आप ही के फायदे के लिए होगा। उसी वक्त अदीना चली आई तो बातों का रुख पलट गया। भाई क्रॉस मैरिज में सबसे बड़ी खराबी यही है, अब अगर सबब बहुत ज्यादा मैके नहीं जाती तो उसकी अपनी मर्जी, मगर आप नगीन को किस खुशी में वहां बांधे रखते हैं? अदीना के शिकवे का अपना ही अंदाज था, नोकीला चुपता हुआ, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट अब भी मौजूद थी। ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं। और यूं भी शादीशुदा जिंदगी का असल मकसद शोहर का घर बसाना होता है, ना कि हर वक्त मैके में धरना दिए रहना। सबा ने बहुत इत्मीनान से बात खत्म कर दी थी। अदीना चुपती निगाहों से उसे देख कर रह गई। तुम चाहो तो रह जाओ यहाँ। रात खाने के कॉफी के बाद अनस के दिल में वापसी का ख्याल आया, तो जाने कैसे और किस दिल से उसने नगीन को ऑफर दी तो वह बेदक गई। ऐसे ही रह जाओ, कल आप जा रहे हैं? हाँ तो मैं चला जाऊंगा, फिर वहां तुम्हारा क्या काम होगा? वो दफतन शरारत से मुस्कुराया तो नगीन ने तादीबी नजरों से उसे देखते हुए कहा, इस घर में मेरे और भी बहुत से रिश्ते हैं, अब आप नहीं होंगे तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं के वापस चली जाऊं। सोच लो, आज आखिरी बार मौका दे रहा हूं, उसके बाद तो कैद करके रखूंगा। अंदर से नगीन के जवाब पर वो खुश था। बशाशत भरे लहजे में बोला तो वो मुस्कुरा दी। मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूं। डोंट टेल मी। और वो जो हर वक्त कटखन्नी बिल्ली की तरह झपटने को तैयार रहती हो। नोट कर ले, अब लड़ाई की शुरुआत आप कर रहे हैं। सबक किचन में बर्तन पहुंचाने के बाद उनके पास चली आई थी। अनस भाई, आप तो जा रहे हैं, निगी को छोड़ जाए हमारे पास। भाई मैं तो फ्री हैंड दे चुका हूँ मोहतरमा को, बाकी इनसे तय कर लो। जब ये वापस आएंगे तब इनके साथ आऊंगी। नगीन ने उसके तवक्को के मुताबिक जवाब दिया था। ये वजीफे कुछ उल्टे नहीं पड़ गए? सबा ने उसे छिड़ा तो वो कुछ बोलती, इससे पहले अनस उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह करेंगी वजीफे जिन काबू में करने हैं ना। इस बार ऐसा वजीफा करूंगी कि याद करेंगे। नगीन ने उसे धमकाया तो वो उसे चिढ़ाने के लिए हंसने लगा। फिर खूब मजे ले लेकर उसके वजीफों की दास्तान नौफिल और सौले बेगम को भी सुनाई। सबके हंसने पर वो अंदर ही अंदर अनस से खफा हो गई। आज यहीं रुक जाते भाई। सबों ने वापसी के लिए तैयार देखकर उदास होने लगी। वापसी पर आऊंगा तो जरूर ठहरूंगा और खूब बातें करेंगे, वहां के किस्से भरे पड़े होंगे ना मेरे पास। वो उसे बहलाते हुए साथ ही नगीन को भी सुना रहा था, मगर वो हूं कहकर चेहरा मोड़ गई और सौले बेगम से मिलने लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अनस से मिलते हुए सबा का दिल गुदास होने लगा।
اس की नम होती पलकें देखकर अनस ने बेख्तियार उसे शाने से लगा लिया था। मैं वहां सिर्फ एंजॉय करने नहीं जा रहा हूँ, और फिर तुम लोगों का चहीता भी तो जा रहा है मेरी सीआईडी के लिए। वो मुस्कुरा रहा था। कौन? इमाद भाई। सबा भी मुस्कुरा दी। उसे नगीन बता चुकी थी कि कुछ दिनों के वक्फे के बाद इमाद भी जर्मनी जा रहा है। वही है एक जिसे मेरी आज़ादी बर्दाश्त नहीं होती। अनस ने आह भर के कहा तो नगीन ने तंजन कहा, जाके चख लीजिएगा मजा दियारे गैर में आज़ादी का, कोई हसरत ना रह जाए। वो हंसते हुए सौले बेगम के आगे झुककर प्यार लेने लगा। सबा और नौफिल उन्हें छोड़ने बाहर तक आए थे। उनके जाने के बाद सौले बेगम को उनके कमरे में पहुंचाकर नौफिल ऊपर आया तो सबा को तकिया उलटकर कुछ ढूंढते पाया। फिर उसने बेड का गद्दा उठाकर देखा था और उसके बाद साइड टेबल की दराज चेक करने लगी। वो दरवाजा बंद करता अंदर चला आया। ऐसा कौन सा खजाना खो गया है आपका जिसे इतनी बेसब्री से ढूंढ रही हैं? वो अनजानपन की एक्टिंग करता ग्रेबान के बटन खोल रहा था। सबा बेतहाशा चौंक कर पलटी। वो उसकी तरफ मुतवज्जे था। वो यहाँ पर एक वो बेख्तर कहते हुए एकदम चुप हो गई। फिर कुछ नहीं कहते हुए बिस्तर की चादर ठीक की और तकिए को उसकी सही जगह पे रखा। जरूरी तो नहीं कि जो आपने देखा हो वो सच हो। बाज अशिया नजर का धोखा भी हो सकती हैं। वो नासिहाना अंदाज में कहते हुए ड्रेसिंग रूम में चला गया था। सबा कई लम्हों तक साकित खड़ी रह गई थी। ये वो क्या कह गया था? यूं ही आदतन तंज किया गया था या फिर बाकायदा सोचा समझा हमला था? वो उलझते हुए बिस्तर के किनारे पर टिक गई। ड्रेसिंग रूम से निकला तो वो नाइट सूट में मलबूस था। चंद मिनट आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश करता रहा, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। सबा यूं ही बेमकसद सी बैठी थी जैसे इस वक्त करने को कुछ भी ना रहा हो। नौफिल ने पलटते हुए वही एल्बम सबा के आगे फेंकी थी। इसे ढूंढ रही थी आप? नीले खूबसूरत से कवर वाली ये वही एल्बम थी जो सबा ने देखी थी। उसने एक नज़र एल्बम पर डालने के बाद नौफिल की तरफ देखा, जो चलता हुआ आकर अपनी जगह पर तकिए से टेक लगाए नीम दराज हो गया था। अब पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? सबा को यकलख्त होश आया था। मैंने तलाशी की गर्ज से आपका लॉकर नहीं खोला था, बल्कि अपने जेवरात रखने के लिए। मैं आपसे कोई सफाई तलब नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ आपके किसी भी सवाल के जवाब में हकीकत बतानी है। वो उसकी बात काटते हुए तलखी से बोला तो सबा ने वही एल्बम उठाकर उसकी जानिब फेंक दी और उसी के से अंदाज में बोली, ये एल्बम बजाते खुद एक सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सी चीज़ें नज़र का धोखा भी होती हैं, मगर लगता है आप किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हैं। मुझे ऐसी कोई गलतफहमी बल्कि खुशफहमी लाहक नहीं हुई। वो चलबला कर बोली तो नौफिल ने इस्तेहज़ाई अंदाज में उसे देखा। अच्छा, तो फिर इस एल्बम को लॉकर से निकालने का मकसद पूछ सकता हूँ? सबा को लगा उसके जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर जमा हो गया हो, मगर उसने अपने लब व लहजे की मजबूती में कोई फर्क नहीं आने दिया। इस एल्बम में मेरी तस्वीरें हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इन पर आपका कोई हक बनता है, इसीलिए मैंने ये एल्बम निकाली थी। नौफिल ने जैसे उसकी बात का लुत्फ लिया था। अच्छा रीज़न है किसी के पर्सनल्स में इंटरफेयर करने का। मैं आपके पर्सनल्स में कब से शुमार होने लगी? वो चटक गई थी। अभी नहीं, मगर कभी तो थी। वो निहायत इत्मीनान से कहता सबा को मरने की हद तक हैरान कर गया। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद वो दोबारा गोया हुआ। शिकार करने के लिए पहले हज़फ का सामने होना ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी रूप में हो, बेशक चंद तस्वीरें ही हों। वो ना समझने किसी कैफियत में नौफिल को देख रही थी। ऐसा ही आप पर मर मिटा होता तो आज हालात कुछ और होते। वो सुबह से एक मोहम सी आस, एक मुदहम सी उम्मीद की हल्की सी खुशफहमी में मुब्तला थी। ये सबा की अनस और नगीन के मंगनी की रोज़ की तस्वीरें थी, और हर तस्वीर में सबा नुमाया थी और चंद एक उसके खूबसूरत क्लोजअप थे। और इन तस्वीरों का नौफिल के पास होना क्या साबित करता था? जो जवाब सबा को उसके दिलो दिमाग ने दिया वो बेहद खुशकुन और कदरे खुशफहम था, मगर अब वो उसकी हर खुशफहमी का दामन तार तार कर गया था। उसकी नज़र में उतरती बेयकीनी और दुख के एहसास ने नौफिल के आसाब को तनाव का शिकार करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे, वो दफतन फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। फिर हाथ बढ़ाकर एल्बम उठाई और एक एक करके सारी तस्वीरें बाहर निकालने लगी। यानी अब तो इनका मकसद पूरा हो चुका है ना? बेकार है आपके लिए। कहते हुए उसने तस्वीरों को फाड़ना शुरू कर दिया।
तो कुछ कहने को वाह होते लबों को बाहम दबाते हुए नौफिल उसे देखे गया। उसने एक एक करके सारी तस्वीरों के टुकड़े कर दिए थे। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। फिर तमाम टुकड़ों को बिस्तर पर उछालती वो उठ खड़ी हुई। उसे स्टडी रूम की तरफ बढ़ते देखकर वो ना चाहते हुए भी टोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हैं? बेफिक्र रहिए, खुदकुशी करने नहीं जा रही। वो रुक कर बेहद तल्ख लहजे में बोली, वरना अगर चाहूं तो ऐसा करके बहुत से लोगों के आगे आपको जवाबदेह ठहरा सकती हूँ। नौफिल अभी उसके लफ्जों की गहराई में चकफेरियां लेता दरवाजे ही को देख रहा था कि वो दोबारा बाहर आई। अब की बार उसने आकर बिस्तर पर से अपना तकिया और कंबल उठा लिया था। ये क्या ड्रामा खेल रही हैं आप? वो बेहद नागवारी से कह रहा था। ड्रामा ही तो नहीं खेलना चाहती। वो जानने किस अजाब से गुजरी थी। फुनकार कर बोली, जब दिल एक ना हो तो बिस्तर के एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा स्टडी रूम में चली गई थी और यहाँ अपनी पूरी जान समेत सुलगने को नौफिल तन्हा रह गया था। उसने नगीन को एक मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया था। शर्म करो, कल मैं जा रहा हूं और तुम्हें नींद की पड़ी है? वो मुतासिफाना अंदाज में बोला तो नगीन ने तंबीही लहजे में कहा, 11:30 तो बज ही चुके हैं। सुबह 5:15 की फ्लाइट से जाना है आपको। जहाज में क्या सोए सोए ही जाएंगे? वो मेरा हेडेक है, और अगर मैं ना सोई पाई तो मेरा हेडेक आपके जाने के बाद शुरू हो जाएगा। नगीन ने अपने सरदर्द की तरफ इशारा किया तो चंद लम्हे उसे घूरने के बाद टीवी ऑन करके बैठ गया। यानी सोएंगे नहीं आप? नगीन उसके पास बैठते हुए मुस्कुराई। तुम सो जाओ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे जागने या सोने से? वो बहुत बेतनाई से गोया हुआ था। नगीन ने एक नजर टीवी स्क्रीन पर जलवानुमा इंग्लिश हीरोइन पर डाली। अरे वाह, यूं ही सो जाओ आपको इन सौतनों के साथ छोड़कर। नाराजगी से कहते हुए उसने अनस के हाथ से रिमोट छीनने की कोशिश की तो उसने रिमोट वाला हाथ ऊपर किया। फिर जताने वाले अंदाज में बोला, इन्हीं के दरमियान भेज रही हो तो जरा इनके कल्चर का हिसाब किताब लगाने दो। मैं कब भेज रही हूँ? वो एकदम उदास हो गई थी और वो जो उसे सताने की सोच रहा था बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। फिर रिमोट उसकी गोद में रखते हुए गर्दन तले हाथ बांधता लेट गया। नगीन ने चेहरा मोड़कर उसे देखा था। आप मजाक समझ रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है नगीन बीबी। अब तो मैं वो परिंदा हूँ जो पिंजरे का दरवाजा खोलने के बाद उड़ने की तैयारी में है। नगीन का मुंह हैरत से खुल गया था, मगर अनस के होठों के किनारों से फटती मुस्कुराहट ने इस छेड़छाड़ का दरवाजा खोल दिया था। मगर वो जाहिर किए बगैर यूं ही उसे याद दिलाने वाले अंदाज में बोली, यानी मेरी वफाएं भूल गई हैं आपको? कौन सी वफाएं? आपका इतना ख्याल किया, एक अजनबी होते हुए आपसे शादी की हामी भरी, और अभी पिछले माह वजीफे कर करके आपको अपने काबू में कोशिश करती रही, फिर भी आप पूछ रहे हैं कौन सी वफाएं? सदके जाऊं इन वफाओं के। अनस हंस दिया था, फिर उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लिया। इतने सारे जतन करने के बजाय दिन में एक बार खुद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया करो तो क्या ही बात है। उसके सीने पर सर रखते हुए वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। पता नहीं आप इस इजहार से सैर क्यों नहीं होते? जानते तो है ना मुझे भी आपसे मोहब्बत है। बताओ तो पता चले ना। लड़कियां बताती हुई अच्छी नहीं लगती। नगीन ने नासिहाना अंदाज में कहा तो वो आराम से बोला, मैं लड़कियों की बात कब कर रहा हूँ? तुम तो बीवी हो मेरी। इन बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। नगीन का हाथ उसके बालों में था। अनस के एहसासात सुबक होने लगे। नगीन का ये अंदाज और इल्तिफात उसे बहुत अच्छा लगा था कि वो खुद से उसके करीब बहुत कम आती थी। मुझे तुम वहां भी बहुत याद आओगी यार। वो अभी से परेशान होने लगा था। अच्छा है ना, मैं भी तो यहाँ आपको याद करूंगी। आपको भी चाहिए मुझे मिस करे कि आपको मेरी कदर हो सके। नगीन ने उसे छेड़ा था। तुम्हें अपनी कदर मालूम ही नहीं है मेरी जान। मेरी मोहब्बत का अंदाजा कर लो तो खुद के होने पर हर वक्त नाजा रहो। उसके रेशमी बालों को लबों से छूकर वो बोझल से लहजे में बोला तो उसके अंदाज में छुपी सच्चाइयों का अंदाजा करते हुए नगीन का रुआ रुआ अपने रब का शुक्रगुजार हो उठा। नाजा तो मैं अब भी हूँ अनस। मेरे लिए सबसे बढ़कर और क्या फख्र होगा कि मेरी जात आपके नाम से पहचानी जाती है। वो बेसाख्ता बोली तो लबो लहजा बहुत सादा था, मगर अनस की जज्बाती फितरत के सकून को इतना ही एकान बहुत था कि मुकाबिल भी उसकी मोहब्बत में गरक है। आज बहुत अरसे के बाद उनके बेडरूम में ऐसी रात आई थी कि उन दोनों ने बहुत बातें की थी, अपने आने वाले वक्त की और अपनी मुतवक्के बच्चे की।
انس کی مسکراہٹ میں سرشاری تھی تو کبھی کبھار کھنکنا اٹھنے والی نگین کی ہنسی بھی گواہ تھی کہ محبت ان پر ابر رحمت کی طرح سایہ فکن تھی، مگر باہر سیاہ رات کی آنکھ جانے کیوں بھیگتی جا رہی تھی۔ موبائل اسکرین پر انجان نمبرز کو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہوئے شمویل خان نے کال ریسیو کی تو جالے آفریدی کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاتی ہوئی آواز سن کر بے اختیار اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، جیسے کسی اور کے سن لینے کا خدشہ ہو۔ اس وقت وہ فیکٹری کے وزٹ پر تھا اور ابھی پیکنگ کے شعبے میں کھڑا ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ مشورے بھی دے رہا تھا جب جالے کی کال آ گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ کب آ رہے ہو میری طرف؟ جالے نے بہت استحقاق سے پوچھا تھا۔ کبھی نہیں۔ بے اختیار منہ سے نکل جانے والے ان دو لفظوں پر شمویل خان جتنا پچھتاتا کم تھا۔ کیا مطلب؟ وہ تحیر میں مبتلا ہوئی تھی، پھر جیسے غرا ہی تو اٹھی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہتے؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ گڑبڑاتے ہوئے سنبھلا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ جالے کی توجہ تو ایک طرف رہی، اس کا عتاب سہنا بھی بہت حوصلے کا کام تھا۔ تو اور کیا مطلب تھا تمہارا؟ یعنی کمال ہو گیا، ایک اتنی خوبصورت بلکہ حسین لڑکی تمہیں فون کر کے لنچ پر انوائٹ کرتی ہے اور تم اس کو اتنی رکھائی سے انکار کر دیتے ہو۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ وہ جیسے اس کی دماغی حالت کی طرف سے مشکوک ہوئی تھی۔ شمویل اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں فرصت میں نہیں ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو اسے بولنے کا موقع مل ہی گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ مدھم انداز میں شکوہ سموتے ہوئے بولی، اتنے سالوں کے بعد ملے ہو اور مجھ سے ملنے کے لیے فرصت کے بہانے تلاشتے ہو۔ بات یہ ہے جالے بی بی کہ میں… وہ ناصحانہ انداز میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ چلا اٹھی۔ پھر تم نے بیبی کہا مجھے؟ اسے فوراً ہی جالے کی چڑ یاد آ گئی تو وہ معذرت خوانا انداز میں بولا، آئی ایم سوری۔ ویلکم، اب یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ وہ فوراً اپنے موڈ میں لوٹ آئی تھی۔ اب کی بار شمویل قدرے محتاط ہو گیا۔ دیکھو جالے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں واقعی بہت مصروف ہوں۔ پیکنگ ہو رہی ہے، مجھے اپنی نگرانی میں سارا مال ٹرکوں پر لوڈ کرانا ہے۔ تو پھر تم پر شمویل خان، تمہیں دوستی نبھانا تو آتی ہی نہیں، کم از کم دل ہی رکھ لیا کرو۔ وہ خفا ہونے لگی۔ وہ لب دانتوں تلے دبا کر رہ گیا۔ تم بالکل بھی نہیں بدلے ہو، وہ شکوہ کنا تھی۔ جواب میں اس کی مسلسل خاموشی پا کر اسے دھمکانے والے انداز میں بولی، مگر تم اچھی طرح سن لو کہ میں بھی نہیں بدلی ہوں، اور تم چاہے اب کتنا ہی بھاگنے یا چھپنے کی کوشش کرو مگر مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گے۔ اس نے لائن منقطع کر دی تھی۔ ہیلو، وہ بے جان انداز میں اس کو پکار کر رہ گیا، مگر انگیز ٹون اس کا منہ چڑھانے لگی۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں موبائل فون سامنے ٹیبل پر ڈالا اور راکنگ چیئر سے پوسٹ چکا کر بیٹھ گیا۔ جالے آفریدی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد وہ پھر سے اپنے بھرپور اور چھا جانے والے احساس کے ساتھ اس کے سامنے ایک بڑے سے سوالی نشان کی مانند آ کھڑی ہوگی۔ تو اب کیا لائے عمل ہونا چاہیے تھا زندگی کا؟ اور یہ کہ جالے آفریدی اب اس کی زندگی میں کہیں فٹ ہوتی بھی تھی یا نہیں۔ اس نے سر کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے جلتی آنکھیں موند لی۔ لنچ ٹائم تک پیکنگ کا کام مکمل ہو چکا تھا، بلکہ اب سارا مال نہایت مستعدی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ٹرکوں میں بھرا روانگی کے لیے جا چکا تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکن محسوس کرنے لگا تو سب کچھ پروڈکشن مینیجر کے حوالے کر کے آفس کی طرف بڑھا تو اسٹاف کے بیچ سے گزرتے ہوئے اس کے پی اے عمران تارڑ کے پاس کھڑی جالے آفریدی اسے اپنی جگہ فریز کر گئی۔ عمران کی نگاہ شمویل پر پڑی تو اس نے فوراً جالے کو آگاہ کیا۔ نتیجتاً وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ شمویل کو اپنی نازک پوزیشن کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ اس نے آس پاس موجود اسٹاف کا خیال کرتے ہوئے مسکرانے کی مقدور پر کوشش کی تھی۔ ہیلو بھگوڑے، کہاں چھپتے پھر رہے ہو؟ اور یہ تھی تمہاری نام نہاد مصروفیت؟ ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ اس کی آواز لنچ کے لیے اٹھتے تقریباً ہر اسٹاف ممبر نے سنی اور کئی ان کی طرف گھومے بھی تھے۔ شمویل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حسب سابق وہ جینز، ٹی شرٹ اور اسکارف میں ملبوس تھی۔ اس کے مصاحفے کے لیے بڑھے ہاتھ کو شمویل نے محض 2 انگلیوں ہی سے چھوا تھا۔ ابھی چلتے ہیں۔ وہ ہر ایک سے نظر چراتے ہوئے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا، وہیں پلٹ گیا تو وہ حیران سی اس کے ہم قدم ہو گئی۔ ویسے بہت برے ہو تم شمویل،
मुझे इतना गुस्सा था ना तुम पर, मगर अभी जाने कहाँ चला गया वो मासूमियत से कह रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो आजी से बोला तो उसके साथ चलते वो उससे घूरने के बाद गोया हुई। ऐसा क्या सीक्रेट था यहाँ, तुमने देखा नहीं? वहां सारा मेल स्टाफ था। वो दबे लफ्जों में बोला, मगर जाले ने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम्हारी बदजौकी का मुझे शुरू ही से अंदाजा है। वो उसके कमेंट पर खामोश ही रहा, मगर जब वो पार्किंग लॉट में खड़ी उसकी गाड़ी की तरफ उसके साथ बढ़ी तो वो पूछे बगैर नहीं रह सका, तुम अपनी गाड़ी में नहीं आई? ये भी तो मेरी गाड़ी है। दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसका एतमाद काबिल दीद था। शमील जज्बुत सा होकर उसके लिए फ्रंट डोर खोलने लगा। वैसे उसूलन तो तुम्हें खुद मुझे पिक करना चाहिए था, मगर चूंकि तुम इन मामलात में ज़रा बुद्धू हो इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, वो भी टैक्सी हायर करके, वो मुतासिफाना अंदाज में बता रही थी। मगर उसका खिलता हुआ अंदाज, चेहरे की जगमगाहट और बातों से छलकती सरखुशी गवाह थी कि वो खुश थी। कहाँ उतरोगी? थोड़ी देर जाने के बाद उसने जैसे अनजान बन के पूछा तो वो बोली, जहां जी चाहे ले जाओ, मैं तो सिर्फ एक अच्छे से लंच के लिए आई थी तुम्हारे साथ। मेरा मतलब है तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? उसकी बात और उस बात में झलकती खुशी को नजरअंदाज करते हुए शमुएल ने अपनी बात की वजाहत की तो वो एकदम सीधी होकर उसे देखने लगी, जैसे उसकी बात में छुपे मकसद को समझ रही हो। क्या बात है शमुएल? अगर लंच के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं दे दूंगी, उसने तंज किया था। शमुएल की रंगत तमतमा उठी। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरे पास टाइम नहीं था। गाड़ी रोको, वो सफाई पेश करने वाले अंदाज में कहने लगा था कि वो यकलख्ती सख्ती से बोली, मैंने कहा गाड़ी रोको। वो फिर से चिल्लाई तो घबराकर शमुएल का पांव ब्रेक पर जा पड़ा। तुम समझते क्या हो खुद को शमुएल खान? बहुत ऊंची शय हो तुम, जिसके मैं ख्वामख्वाह गले पड़ रही हूं, और तुम यूं मुसलसल मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने तुमसे कुछ कहने के लिए। उसके लब लर्जे, मगर उसके अंदाज पर दिल कुछ इस तरह दुखा कि वो किसी भी एतराफ से गुजर गई। गाड़ी का दरवाजा खोलकर सरे राह उतरने लगी तो शमील खान ने जैसे यकलख थी हवास में आते हुए बसरत उसका हाथ थाम लिया। मेरा मतलब ये नहीं था जाले, डोंट टच मी शमील। खबरदार जो कोई सफाई पेश करने की कोशिश की हो तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूं तुम्हें। वो उस पर उलट पड़ी थी, मगर शमील खान ने यूं ही उसका हाथ थामे गाड़ी चला दी। अब बताओ कहाँ ले चलूं? अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पे जमाते हुए वो पूछ रहा था। अपने नारवा सलूक को इसे बहुत जल्दी से एहसास हो गया था। कुछ भी था, वो उसकी दोस्त थी, उसके जज्बात अच्छी तरह समझता था, मगर उसे यूं हर्ट करना कोई बहुत बड़ी मजबूरी ही उससे ये काम करवा रही थी। मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दो, वो बेख्तियार उसे देखने लगा। शरबती प्यालों को लबालब भरा पाकर उसके दिल को कुछ हुआ था। उसे नहीं याद था कि उसने कभी जाले की आंखों में आंसू देखे हों। वो तो यूं ही रोब जमाती, शोर मचाती, कह कह लगाती ही अच्छी लगती थी। उसका दिल कटने लगा। आई एम सॉरी जाले, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम उसे दिल पे ले बैठी। मैं बच्ची नहीं हूं, रवैयों की जुबान अच्छी तरह से समझ में आती है मुझे। तो चलो यही बता दो कि माफ कैसे करोगे? वो बेचारगी से बोला, मगर जाले की पुशमुर्दगी अभी तक दूर नहीं हुई थी। वो यूं ही बेतनाई का मुजाहिरा करती खिड़की से बाहर भागती दौड़ती जिंदगी पर नजरें जमाए हुई थी। शमील का दिल तासुब से भरने लगा। अच्छा बात ना करो, सिर्फ ये बता दो कि अब कहाँ चलें? जाले की मुतवक्किर रद्द अमल के डर से उसने हिचकिचाते हुए पूछा। दर हकीकत उससे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था। वो अपने मुतालिक जाले अफरीदी के जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझता था और उन जज्बात की पजीराई नहीं कर सकता था, तो उसका मतलब ये कतई नहीं निकलता था कि उनकी तहकीर भी करे। जहन्नुम में, वो सख्त गुस्से में थी। माफ़ी मांग तो रहा हूँ, काम का लोड इतना ज़्यादा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जाले ने तेज़ नज़रों से उसे देखा। अपना रवैया देखा है तुमने? आई एम सॉरी, अब क्या लिख के भी दे दूँ? वो आजी से बोला तो जाले को उसके तासुरात देखकर सकून आ गया। अब की बार तो माफ़ कर रही हूँ, मगर आइंदा कभी तुमने काम का लोड मुझ पर डालने की कोशिश की तो भुगतान भी तुम्हें भुगतना होगा। शमील ने गहरी सांस भरते हुए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। अब बताओ, न्यूयॉर्क से क्यों भागे थे? खाने के दौरान वो बड़े इस्तेकाक से हिसाब किताब पर उतरी तो वो जो सुस्त रवि से एक ही कबाब को कांटे से कचोक रहा था चिढ़ कर रह गया।
ایسا کیا رکھا تھا وہاں جو ہر کوئی سوچتا ہے کہ نیو یارک کو چھوڑ کر بھاگنا میرے لیے مشکل تھا؟ وہی تو، یہاں کیا رکھا تھا تمہارے لیے؟ وہ اب بھی اس کے انداز کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ بابا جان نے بلایا تھا مجھے ایمرجنسی میں، وہ قدرے مدھم لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا تکلیف کا احساس جھلک رہا تھا۔ جالے بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ایمرجنسی تھی؟ اس کے سوال نے جیسے شمیل کو کرنٹ لگایا۔ کچھ نہیں، تم خاموشی سے کھانا کھاؤ، اس نے بے تنائی سے کہا تو جالے نے دانت پیستے ہوئے کہا، بچھڑنے کے بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں شمیل خان، یوں بزدلوں میں اپنا نام کروانا ضروری تھا؟ میں ایسی کون سی گیم کھیل رہا تھا؟ وہ خفیف سے شانے اچکا کر بولا تو انداز کی لاپرواہی جالے کو چپ کرا گئی۔ پھر بھی شمیل، بتا کر تو آتے، مجھے نہیں تو نوفل کو ہی صحیح، میں یوں بھٹکتی تو نہ رہتی۔ قدر توقف کے بعد وہ دکھی انداز میں بولی، تمہیں تو یوں بھی شوق ہے بھٹکنے پھرنے کا جالے بی بی، ہوتی تم میرے بابا کے گھر تو چھٹی کا دودھ دیا جاتا تھا تمہیں۔ وہ اس کی سنجیدگی کو اڑا گیا تھا۔ جالے بھی اپنا غم بھول بھال کرتے ملا اٹھی، خدا نہ کرے میں تمہارے بابا جان کے گھر پیدا ہوتی۔ شمیل خان اپنا جملہ سوچ کر ہنس دیا تھا، پھر میں تمہارے بابا جان کے گھر پیدا ہوا ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا۔ جالے کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، وہ خاموشی سے کھانا ختم کر رہا تھا۔ جالے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ شمیل کی توجہ منتشر ہوئی تھی، اس کی نگاہوں کی تپش شمیل کو اپنے چہرے پر بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل یکلختی بے چینیوں کی لپیٹ میں آنے لگا۔ یہ دیکھنا اس عام دیکھنے کی طرح نہیں تھا، اس نگاہ میں بھرپور توجہ، اشتیاق، چاہت، کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا مگر جالے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی اور گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ تم نے اپنی مونچھیں کیوں اتروا دی شمیل؟ اس نے اس قدر دلچسپی سے پوچھا تو وہ خجالت کا شکار ہونے لگا۔ بس ایسے ہی، تم نے کھانا کھا لیا؟ بتاؤ نا، کہیں کسی نے فرمائش تو نہیں کی تھی؟ وہ شرارت کے موڈ میں تھی۔ یوں ہی بابا جان کی ضد میں ایک دن ریزر لگا دیا تھا تو اس کے بعد خیال ہی نہیں آیا دوبارہ مونچھیں رکھنے کا، اس نے مجبوراً بتایا تھا۔ وہ اس لیے بھی جالے سے گھبراتا تھا کہ وہ ہر بات ضد کر کے پوچھتی تھی اور پھر جواب لیے بغیر ہٹتی بھی نہیں تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، ویسے اب تم زیادہ ہینڈسم لگتے ہو، پہلے سے جسم بھر گیا ہے تمہارا اور چہرہ بھی۔ اب چلیں؟ شمیل نے دانت پیسے تو وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگی۔ جالے، وہ بے بس ہونے لگا، اس کی زور آوری ایسے ہی پسپا کر دینے والی تھی۔ اگر تم فارغ ہو چکی تو چلے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس سے زیادہ جھیلنا شمیل کے لیے مشکل کام تھا۔ ابھی تو آئس کریم رہتی ہے، وہ اطمینان سے بولی تو شمیل نے دبے لفظوں میں کہا، اتنی سردی میں؟ تو پھر کوئی ڈیزرٹ منگوا لو، بلکہ فوڈ ٹرائفل مجھے بہت پسند ہے۔ ادھر مکمل اطمینان تھا۔ شمیل گہری سانس بھرتے ہوئے ویٹر کو بلانے لگا۔ کالج سے آ کر بیگ رکھتے ہی وہ یونیفارم بدلنے کا تکلف کیے بغیر چچی جان کے پورشن میں آئی تھی۔ چچی جان سلائی مشین رکھے زوہا کی قمیص سی رہی تھی۔ اس نے انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گئی خیر سے؟ جی ابھی آئی ہوں، یہ وجدان کہاں ہے؟ ابھی آیا نہیں یونیورسٹی سے؟ ہمراہ نے بظاہر عام سے انداز میں پوچھا تھا۔ کچھ منگوانا ہے کیا؟ چچی جان نے جواباً پوچھا تو اس نے سر جھٹکا، نہیں، ویسے ہی کچھ کام تھا اس سے۔ وہ تو کب کا آ چکا، اپنے کمرے میں ہے، دیکھ لو سو نہ رہا ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چچی جان دوبارہ مشین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دروازہ کھول کر وجدان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دھیمے سروں میں میوزک سنتا اپنے بستر پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ ہمراہ نے سب سے پہلے سی ڈی پلیئر بند کیا تو ایک سیکنڈ کے وقفے سے وہ اونچی آواز میں بولا، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے ہمراہ میر ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ ہمراہ نے آگے بڑھ کے بنا کسی لحاظ کے اس کے پھاؤں پر تھپڑ رسید کیا تو اس نے جھٹ سی آنکھیں کھول دی۔ نادان لڑکی، میرا مراقبہ توڑ دیا ہے تم نے، وہ بڑے روب سے بولا تو ہمراہ نے دانت کچکچائے، ابھی کچھ دیر میں تمہارا سر بھی توڑنے والی ہوں۔ میرے موکلوں نے ابھی چند لمحے پہلے مجھے خبر پہنچا دی تھی کہ میرا باقی کا دن بہت برا گزرنے والا ہے، یعنی مجھ پر کوئی ناگہانی بلا نازل ہونے والی ہے۔ ہائے، وہ کتنا سچ کہہ رہے تھے نا، وہ متاسفانہ انداز میں کہتا اٹھ بیٹھا تھا۔ تم اس قدر بےہودہ ہو وجی، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ یہ آج نئی کوالٹی ڈھونڈ لی ہے تم نے؟ وہ مسکرایا تھا مگر ہمراہ سخت غصے میں تھی۔ تم میری دوست کے ساتھ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہو؟ پوچھ رہی ہو یا الزام لگا رہی ہو؟
वो मुतमईन था। पूछ रही हूँ। उसका अंदाज डांटने वाला था। किस दोस्त की बात कर रही हो? वजदान ने पूछा तो वो तंजन बोली, तुम किस किस के साथ चैटिंग कर रहे हो? कोई भी हो, मगर तुम्हारी दोस्त उनमें से कोई नहीं है। वो सच्चाई से बोला। झूठ मत बोलो वजी, मुझे तरन्नुम ने खुद बताया है। बल्कि मुझे ही क्या, मेरे सारे ग्रुप की लड़कियों को पता चल गया है कि तुम तरन्नुम से चैटिंग करते हो। तरन्नुम? वो जैसे याद करने लगा। नाम तो बहुत खूबसूरत और मुतरन्नुम सा है, मगर याद नहीं आ रहा कि मैं उसे जानता हूँ। बहुत बुरी बात है वजी। मेरी फ्रेंड्स क्या सोचती होंगी कि मेरा कज़न इस कदर लफंगा है कि मेरी ही दोस्त को लाइन मार रहा है। हमरा की समझ में नहीं आ रहा था कि अपने गुस्से का इजहार किस तरह करे। अच्छा, बिलफर्ज तुम्हारी कोई दोस्त है भी तो क्या उसे शर्म नहीं आती? अपनी ही दोस्त के कज़न को लाइन दे रही है। वजदान ने बहस करने वाले अंदाज में कहा। लम्हा भर के लिए वो लाजवाब हो गई, मगर फिर उस पर इल्ज़ाम धरने वाले अंदाज में बोली, तुम ही ने उसे फंसाया होगा। उस रोज भी तुम उससे फोन पर इतनी लंबी कहानियां कह रहे थे। अच्छा, वो तरन्नुम? वो लंबा सा खींच कर बोला। ये तो अब मैं चाचू को बताऊंगी, तब तुम्हें याद आएगा कि कौन सी तरन्नुम। वो पांव पटकती हुए वापस पलटी थी। वजदान हंसते हुए उठकर उसके पीछे लपका तो वो रास्ते में जोहा के पास मिल गई। क्या बात है, फिर से झगड़ा तो नहीं कर रहे तुम दोनों? जोहा ने दोनों को बारी बारी देखते हुए पूछा तो वजदान ने फौरन चुटकी से अपनी शहरा को छुआ। आयसर, मैंने कोई लड़ाई वाली बात नहीं की। हाँ, मैं ही हूं ना लाख का तैयारा, हमरा चिढ़कर बोली थी। वजदान ने सर धोना। वाह वाह, क्या चुनकर और परफेक्ट नाम रखा है तुमने अपना। इसे समझा दे आपी, ये मेरी दोस्तों के मुंह न लगा करे। उसका शिकायत करने वाला अंदाज वजदान को सर पर हाथ फेरने पर मजबूर कर गया। क्या मतलब? बात जोहा के सर पर से गुजर गई थी। मतलब ये कि इसकी दोस्तों को मेरी शायरी पसंद आ गई है, मगर मैं अपना कोई ताज़ा कलाम उनको नहीं देना चाहता, और यही बात हमरा को अच्छी नहीं लगी, है ना हमरा? वो धमकाने वाले अंदाज में बात को कहां से कहां ले गया था। ये कहाँ का शायर रह गया है? मेरे पास इतनी सारी बुक्स पड़ी हैं शायरी की, वो ले लो। जोहा ने खुले दिल से ऑफर की तो वो वजदान को घूरते हुए मजबूरन वापस बोली। वजदान ने गहरी सांस खींची तो जोहा को बगौर अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर वहीं सांस रोक ली। क्या बात है बरखुरदान, किन हवाओं में उड़ रहे हो? वो तो ऐसे ही है आप ही, बेवकूफ़ है नीरी। वो गड़बड़ाया था। ये शायरी वायरी छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो कुछ। उसे नसीहत करती वो चची जान के पास चली आई। अब आ रही हो जब सिलाई मुकम्मल हो चुकी। कहा भी था कि खुद से सूट देना, और कुछ नहीं तो सीना परोना ही आ जाएगा। मगर कहाँ, उन्होंने आखिरी सिलाई लगाने के बाद कैंची से धागा काटा और कमीज झटक कर फालतू लगे धागे काटने लगी। अब कौन सा मेरा रिश्ता ढूंढने को हलकान होना है आपको, जो मैं इन सर खपाइयों में पड़ूं? वो अभी सोई हुई उठ के आई थी। बेजारी से बोली तो उन्होंने तंजी अंदाज में कहा, बड़ी आला सोच है। यानी किस्मत से इतना अच्छा शौहर मिल ही गया है तो क्या अब गंवार ही उसके पल्ले पड़ जाओगी? वो बड़ी रिलैक्स होकर कुर्सी से टेक लगाई बैठी थी, एकदम सीधी हुई। क्या मतलब है आपका? मैं गंवार हूं? गंवार भी नहीं, जाहिल कहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो बेतनाई से बोली थी। इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी, फकत पेपर्स ही नहीं दिए, वरना तो डिग्री होल्डर होती। और आप मुझे जाहिल गंवार कह रही हैं? जोहा को सदमा लगा था। जाहिलियत तालीम से मशरूत नहीं होती, इसमें और भी बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं। उन्होंने इत्मीनान से कहा और चीजें समेटने लगी। हाँ, सारी तारीफों और इखलाक तो आपके दामाद में आ गए हैं ना, मैं तो अब जहर ही लगूंगी आपको। वो सुलग गई थी। इसमें क्या शक है? माशाअल्लाह लाखों में एक है मुईद, चराग लेकर निकलो तो भी ना मिले, खुदा उससे अपनी अमान में रखे। उनके लबो लहजे में मुईद के लिए मोहब्बतें बरस रही थी। आजकल ट्यूबलाइट की रोशनी में इनसे लाख दर्जे अच्छे मिल जाते हैं, ऐसा भी काल नहीं पड़ा हुआ। जोहा को उनका अंदाज ओवर लगा था। तुम जैसे निकट्टू के नसीब तो जाग गए ना, वरना मैं तो दिन रात परेशान रहती थी कि खुदारा तुम्हारा क्या बनेगा। वो सिलाई की हुई कमीज उसकी गोद में फेंकती उठ खड़ी हुई। जोहा को लगा उसके चेहरे से आग की लिपटें निकल रही हूं। बस आ गई ना अपनी आई पर। मुझे पता था अब सारी उम्र यही तकाबुल होता रहेगा, जिसमें मुईद हसन फर्स्ट और जोहा मीर फेल आती रहेगी। उसे हद दर्जा गुस्सा आया था। चची जान ने बेइतनाई से जवाब दिया, तो आओ ना तुम भी फर्स्ट, मेहनत करो बीबी, यूं दिलों पर हुकूमतें नहीं की जाती।
मुईद को एक न दो हर शख्स का पसंदीदा है वो। क्यों? महज अपने इखलाक आदात की वजह से। और जरा अपने आप को देख लो, किस कदर तंग करती हो मुझे। कभी जो मेरी मान के चली हो, किचन में झांक कर नहीं देखती, सीने पर रोने का तुम्हें शौक नहीं। सिर्फ शादी हो जाना ही कमाल नहीं होता बीबी, पहले उसके काबिल बनना पड़ता है। चची जान तो तकरीर छाड़ कर अपने कमरे में चली गई। उधर से लगने और तड़पने को जोहा की जान रह गई। शदीद गुस्से की लहरें थमी तो उसे एहसास हुआ कि वो इस तरह महज खुद को तकलीफ दे रही है। और क्या खबर इतना गुस्सा नर्वस ब्रेकडाउन ही का बायस बन जाता। सो वो ऐसी तरकीब सोचने लगी जिसके थ्रू मुईद हसन की फर्स्ट पोजीशन हथियाई जा सके। और उसके लिए उसे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। एक तरकीब उसे सूझी थी, वो थी तो उसके नाकाबिले कबूल, मगर अपनी जिंदगी को मुईद हसन की अच्छाई की भेंट चढ़ाने से बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उसने बेचैनी से बिस्तर पर करवट बदली तो नजर बेसाख्त अपने साथ खाली जगह पर जा अटकी। नाइट बल्ब की रोशनी में एक झमाका सा हुआ और बहुत जाने पहचाने और दिल पसंद पसंद नुकूश उसे दिखाई दिए थे। नौफिल ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया तो फिर खुद ही अपनी बेख्तियारी पर खजल सा हो उठा। वो जगह अब भी खाली थी और ये तखय्युलात उसे गुज़िश्ता 5 दिनों से दिखाई दे रहे थे। गुज़िश्ता 5 दिनों से सबा स्टडी रूम में सो रही थी और 5 दिनों ही से नौफिल एक रात भी ढंग से सो नहीं पाया था। और अपनी ये हालत नौफिल के लिए नाकाबिले कबूल तो थी सो थी, बेहद हैरान कुन भी थी। अपने तय उसे सबा को बहुत सरदमोहरी से रद्द कर दिया था, मगर ये कैसा रद्द करना था कि वो नज़र से दूर होकर दिल के और करीब हो गई थी। नौफिल को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेख्वाबी की वजह सबा का यहाँ न होना है। उससे कोई भी ताल्लुक न होने के बावजूद तकिया ऊंचा करते हुए वो उठ बैठा था। एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली तो घड़ी की सुइयों को रात के 2:30 बजाते पाया। इन 5 दिनों में न सिर्फ उसकी नींद बल्कि दीगर मामूलात भी मुतासर हुए थे। ऑफिस में भी जब तक वो काम में मसरूफ रहता तब तक सही था, मगर फरागत पाते ही जहन अपनी खानगी जिंदगी की बेतरतीबी में उलझने लगता तो दिल और जहन मुतजाद सिमतों में उड़ान भरने लगते। जहन में तो बेजा अना का डेरा था, मगर दिल हमेशा सब अमीर की तरफ खींचता था और वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर में इसका फैसला क्या होगा। रात बेख्वाबी ही का नतीजा था कि वो सुबह वक्त पर जाग नहीं पाया। वो अभी भी गहरी नींद में था जब उसे झंझोड़े जाने का एहसास हुआ। साथ ही जहन से टकराती सबा की आवाज। उसकी जरा सी मेहनत के बाद नौफिल की आंख खुल ही गई थी। उठ जाएं, ऑफिस का टाइम निकल गया है और आपका मोबाइल भी बज रहा है कब से। नौफिल का जहन ख्वाबेदा था, शायद यह भी तखय्युल है, एक हसीन तखय्युल। उसने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छूना चाहा था। सबा उसे जगाने को झुकी की झुकी रह गई थी। नींद भरी आंखों से उसे देखता वो अपने हाथों से उसका चेहरा छू रहा था। जाने किस ख्वाब का यकीन करना चाह रहा था। फिर जैसे वो करंट खाकर सीधी हुई थी, पेशानी सी तपिश सी फूट पड़ी। वो तेज कदमों से चलती कमरे से बाहर निकल गई थी। तब नौफिल को भी अपनी बेख्तियारी पर एक झटका सा लगा। सारी नींद हवा हो गई। खुद को लानत मलामत करता वो उठ बैठा था। जाने वो कितनी ही देर खुद से उलझता रहता कि जाले की कॉल ने उसका ध्यान बटा दिया। कहाँ हो यार तुम? इतनी मर्तबा फोन कर चुका हूं, मिलती ही नहीं हो। यही हूं इसी दुनिया में। फिलहाल तुम बताओ कि मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? जाले ने इस्तफसार किया। सो रहा था, अभी जाएगा हूं। खैरियत? हाँ खैरियत ही हूं, तुम लगाओ ना चक्कर मेरे ऑफिस का। नौफिल को लगा वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। अगर खैरियत है तो फिर मैं क्यों चक्कर लगाऊं, अब जबकि मेरा प्रोजेक्ट भी खत्म हो चुका है। नौफिल ने बात की गहराई में पहुंचने की खातिर बेइतनाई से कहा तो वह तंजी अंदाज में बोली, और कुछ नहीं तो अपनी पेमेंट वसूल करने ही आ जाओ। हाँ ये हो सकता है, तुम चेक बनवा के रखो, मैं आज चक्कर लगाता हूँ। वो इत्मीनान से बोला तो जाले ने दांत पीसते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। वो तैयार होकर नीचे आया तो सबा नूरी से लाउंज की सफाई करवा रही थी। वो सोने बेगम के कमरे में घुस गया। उनसे मिल के ऑफिस के लिए निकला तो वो अभी भी मसरूफ थी। नाश्ता करेंगे? वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, मगर 5 दिनों से नाश्ते और खाने के मुतालिक जरूर पूछती थी। नहीं, उसने भी हस्बे साबिक जवाब दिया और कॉरिडोर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। ऑफिस में एक आध जरूरी काम निपटाकर वो जाले की तरफ आया तो वो फुर्सत में बैठी थी।
بہت پرجوش انداز میں ملی، مگر اس کی اداسی نوفل کو اچھی طرح محسوس ہو گئی تھی۔ خیریت تو ہے نا جالے؟ اس نے متفکر انداز میں پوچھا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ آف کورس جالے، پوچھو، وہ فی الفور بولا تھا۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ بولی، کیا شمیل کہیں کمیٹڈ ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں ان کے مطابق تو اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں؟ جالے نے کہا تو وہ صاف گوئی سے بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، مگر اس نے مجھے اپنی زندگی کی جو کہانی سنائی تھی اس کے مطابق تو وہ گھر بدر ہونے کے بعد سے یہاں کسی فلیٹ میں تنہا ہی رہ رہا ہے۔ او یس! جالے کا دھیان ابھی اس نقطے کی طرف گیا تھا۔ اس کی پریشانی دور ہونے لگی۔ کیا بات ہے جالے؟ نوفل کو ابھی بھی معاملے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جواباً جالے نے شمیل سے ملاقات اور لنچ کے دوران ہونے والی بات چیت بتا دی، مگر نوفل نے کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ وہ شروع دن سے تم سے گھبراتا ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں نوفل، وہ گھبرانا اور تھا، اب وہ مجھ سے کترا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ مایوس ہو کر بولی تو نوفل نے اس کے وہم کو دور کرنا چاہا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے۔ نہیں، کچھ تو بات ہے، میں سمجھ نہیں پائی، مگر وہ مجھ سے روٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہو نہیں پایا۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں اس سے؟ نوفل نے پوچھا۔ اف نوفل، میں کل رات ہی سے سوچ رہی ہوں اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ حد نہیں۔ اگر اس نے مجھے رد کر دیا تو؟ وہ واقعی پریشان تھی۔ شٹ اپ! نوفل اسے ٹوک گیا تھا۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے نا۔ اگر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو میں جو اس کے لیے اتنا لمبا سفر کر چکی ہوں، یادوں کا، خوابوں کا، اس کا کیا ہوگا نوفل؟ وہ جو اپنے کام کے دوران سب کی میڈم بنی پھرتی تھی، اس وقت نم پل کے لیے بہت خوف زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ محبت کا ایک اور روپ نوفل احمد پر کھلنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا سلی گرل، وہ بے وقوف ویسے ہی تم سے گھبراتا ہے اور کچھ نہیں۔ میں خود بات کروں گا اس سے، بلکہ اب تم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ وہ بہت خوش دلی سے اسے بہلا رہا تھا۔ جالے کی رنگت کی سرخی پلٹنے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ایسے ہی اسے شادی کر لوں گی؟ تو کیا دودھ کی نہر نکلواؤ گی اس سے؟ نوفل ہنسا تھا۔ ایک لمبا چوڑا افیئر چلاؤں گی، اس کے بعد شادی کروں گی۔ وہ اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ اخبار میں ہمارے اسکینڈل بھی شائع ہو جائے۔ پھر یہ دعا کرنا کہ وہ اخبار شمیل خان کے والد صاحب نہ پڑھتے ہوں، کیونکہ پھر اس اخبار کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں تمہارا داخلہ بھی ممنوع قرار پا جائے گا۔ نوفل نے اسے مشورہ دیا تو وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ رائمہ کی شادی کا کارڈ آیا تو وہ مسٹر اینڈ مسز معید حسن کے نام پر تھا۔ اس بدتمیزی پر زوہا بل کھا کر رہ گئی، مگر پھر خیال آیا کہ رائمہ بیچاری کو ان کے بیچ کے معاملات کی کیا خبر۔ مزید سوچا تو ایک نئی راہ کا سراغ ہاتھ لگ گیا۔ اس نے خاموشی سے وہ کارڈ چچی جان کے ہاتھ پر لا رکھا۔ وہ اس کا اور معید کا نام دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ آپا سے پوچھتی ہوں۔ وہ فوراً تائی جان کے پاس پہنچی، اور وہ تو چاہتی ہی تھیں کہ کسی بھی طور یہ ذہنی مطابقت کا امتحان ٹلے۔ فوراً بولی، کیوں نہیں، دونوں جائیں گے، آنے دو معید کو، میں خود بات کرتی ہوں۔ زوہا سے کہے تیاری کرے وہ دوست کی شادی میں شرکت کی۔ تائی جان نے کھلے دل سے اجازت دی تو زوہا نے ہاتھ جھاڑے۔ اب دکھائی دے گی اصلیت سب کو معید حسن کی۔ اس نے کب زوہا کو کسی نائٹ فنکشن میں شرکت کی اجازت دی تھی جو اب دیتا؟ اور ذہنی مطابقت نہ ہونے کی جتنی مثالیں گھر والوں کے سامنے آتی، اتنا ہی زوہا کے حق میں اچھا ہوتا۔ سو وہ مطمئن سی نگین کی مدد سے رائمہ کی شادی میں پہننے کے لیے ڈریسز سلیکٹ کرنے لگی۔ بارات میں اپنے نکاح والا جوڑا پہن لو، بجلیاں گراؤ گے معید بھائی کے دل پہ، نگین نے مشورہ دیتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ لا حول ولا قوت! اسے معید پر بجلیاں گرانے والے جملے کو سن کر ہی کرنٹ لگا تھا۔ میری نہیں بلکہ رائمہ کی شادی ہے، بہت ہیوی ڈریسز نہیں پہنوں گی میں۔ یہی تو موقع ہے یار معید بھائی کے دل میں گھر کرنے کا، نگین نے کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ اب بار بار معید بھائی کہہ کر دل تو نہ خراب کرے، کیا خاک اچھا سوچوں میں؟ اس کی بات پر نگین کو زوروں کی ہنسی آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ موصوف دلبر کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں 2 دن سے انس بھائی کا فون نہیں آیا، اس لیے آپ کا کوٹا میری طرف ہو رہا ہے۔ وہ سلیکٹ کیے ہوئے کپڑے ایک طرف ڈال کر باقی کپڑوں کو پھر سے وارڈروب میں رکھنے لگی۔ ہائے ظالم، کیا یاد کرا دیا!
नगीन ने आह भरी थी। अभी एक हफ्ता ही हुआ है, मगर लग रहा है जैसे महीनों गुजर गए हैं उन्हें गए। रोज तो फोन आया होता है, पता नहीं किस टेलीफोन बूथ में सिक्के डालते हैं जो खत्म ही नहीं होते। जोहा ने तंज किया तो वो उसके बिस्तर पर लेटते हुए इत्मीनान से बोली, अब ये तुम खालिसतन नंदों वाले जलापी पर उतर आई हो, और कोई बात नहीं। जोहा को उसकी बात पर हंसी आ गई थी। ये अच्छी रही, हक की बात तो हजम नहीं हुई। नगीन भी उसके साथ हंसने लगी। वो कितनी ही देर चची जान का सर खा रही थी। बेला आखिर वो जिच हो गई। तुम्हारा तो दिमाग खराब है जुई। ना मैं कहती हूं तुम्हारी बात का कोई सर पैर भी है या नहीं। सर पैर नहीं बल्कि पूरा सरापा है। आप देख लीजिएगा, आपके चहीते दामाद ने अगर मेरी शादी में शिरकत करने पर एतराज किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बेवकूफ, पहले उससे बात करके तो देखो। चची जान चढ़ ही गई थी उसकी रागनी से। मुझे पता है ना, पूछे बगैर ही मुझे पता है कि वो मुझे कभी भी राइमा की शादी में शिरकत की इजाजत नहीं देंगे, और वजह यही होगी कि नाइट फंक्शंस हैं। वो बड़े इत्मीनान से कहती उन्हें गुस्सा दिला गई। तुम क्या अफलातून की औलाद हो, बैठे बैठे सारे जमा तफरीक निकाल लिए। आजमाए हुए बंदा है उससे जिससे आजमाए तो बंदा उसे जिससे नावाकिफ हो। हजार बार आजमाए हुए को क्या आजमाना। जोहा ने मुदब्बिराना अंदाज में कहते हुए शाने झटके थे। सर में दर्द कर दिया है तुम्हारी बेकार की बहस ने। जाओ जाके आपा से पता करो, उन्होंने मुझ से पूछ लिया होगा तुम्हारी शादी में जाने का। उन्होंने उसे वहां से टहलाना चाहा। आपकी तसल्ली के लिए पूछ लेती हूँ, वरना जमा तफरीक वही है जो मैं निकाल चुकी हूँ। चची जान ने उसे खुशमगी निगाहों से देखा तो वो उठते उठते भी बाज नहीं आई। मगर आप इतना जरूर याद रख लें कि अगर उन्होंने मुझे ख्वामख्वाह की पाबंदी में रखने की कोशिश की तो मैं एहतजाज जरूर करूंगी। वो कहती हुई चली गई थी। खुदा तुझे समझे जोहा। चची जान गहरी सांस भर कर ले गई। ए लो मेरी यादाश्त। ताई जान ने पेशानी पर हाथ मारा तो जोहा उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। मुझे शक तो था कि उधर से इनकार ही होगा ताई जान, इसीलिए मैं उनसे पूछने के हक में ही नहीं थी। मुझसे फर्मा बरदारी की इंतहा कर दी। अरे बच्ची, वो तो मैं कह रही हूँ कि मुईद से बात करने का ध्यान नहीं रहा मुझे। ताई जान ने उसकी उल्टी सोचों को लगाम डाली थी। तो फिर कल तो राइमा की मेहंदी है। उसने मासूमियत से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। तो तुम्हारा कौन सा उससे पर्दा है? बल्कि तुम्हें तो अब खुद उससे पूछना चाहिए। मैं? वो जैसे हिचकिचाई थी। हाँ क्यों नहीं, ताई जान को उसे समझाने का मौका मिल गया था। अभी से आपस में हर तरह की बाहिमी मुशावरत से चलोगे तो आइंदा जिंदगी के लिए आसानी पैदा होगी। जी। दिल ही दिल में दांत पीसते हुए उससे फर्माबरदारी से सर झुका लिया तो ताई जान को उस पर प्यार आ गया। पिछले कुछ दिनों से वो जोहा की तबीयत में काफी ठहराव महसूस कर रही थी, खुसूसन मुईद के मामले में। अभी जाओ, मुईद अपने कमरे में ही होगा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा तो वो खजल सी होकर उनके कमरे से निकल आई। रास्ते में उसे नगीन ने पकड़ा था। सवारी किधर जा रही है? क्यों जी, सवारी पर पाबंदी है क्या? चेक पोस्ट पर रुकने की पाबंदी तो बहरहाल है। नगीन ने उसके अंदाज पर लुत्फ लिया था। ओहो, ऐसी चेक पोस्ट अपने शौहरों पर लगाएं। एक तो ये शादीशुदा खवातीन भी ना बस। उसने नगीन को चढ़ाने की खातिर जानबूझकर सर झटका तो वो हैरान होने लगी। हाय, ये आज सूरज किस रुख से निकला था? जोहा मीर के कमरे से, वो इत्मीनान से कहती मुईद के कमरे की तरफ बढ़ी तो नगीन हैरत में गरक होने लगी। खैर तो है जुई, कहीं ताया जान के कमरे का एड्रेस तो नहीं भूल गई? नहीं जी, हमें शहर के कोतवाल साहब से ही मिलना है। वो बड़े इत्मीनान से कहती मुईद के कमरे तक जा पहुंची थी, जबकि नगीन अभी भी बेयकीनी से उसे देख रही थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। वो बदिक्कत मुस्कुराती कड़वे हलक के साथ हस्बे आदत दस्तक दिए बगैर खोलती अंदर दाखिल हुई तो कमरा खाली था, यानी मुईद वॉशरूम में था। उसने अंदाजा लगाया तो हुआ करे। वो खुद को बहुत बेपरवाह और मजबूत जाहिर करती कमरे में ठहरने लगी। चलते चलते उसकी राइटिंग टेबल की तरफ गई, उसकी फाइलों और किताबों की तरतीब खौमखा बिगाड़ी और आखिर में अंगश्ते शहादत से धकेल कर उसकी तस्वीर गिराई। ये क्या हो रहा है? वो उछल कर पलटी थी। इस कदर अचानक आवाज ने उसकी धड़कन थमा सी दी थी। हाथ पांव सनसना उठे थे। ये क्या तरीका है बात करने का? लेके जान निकाल दी। जोहा को गुस्सा आने लगा। मुईद की आंखों में हैरत चमकी। वेरी वेल,
پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے اور دہشت گردی پھیلانے کا؟ وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل کی دگرگو حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں کسی بھی کام کے لیے کسی کی اجازت کی پابند نہیں ہوں، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ تو معید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مزید کہا، یا پھر تم اس کمرے پر اپنا اس قدر حق سمجھنے لگی ہو کہ تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر آنا بھول گیا ہے، اور اس رائٹنگ ٹیبل کو تم اپنی ملکیت سمجھنے لگی ہو؟ یا خدا! زوہا حیرت سے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس شخص کی زبان جل کیوں نہیں جاتی اس قدر فضول باتیں کرتے ہوئے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بہت مضبوط قدموں سے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ دماغ تو صحیح ہے آپ کا؟ زوہا کا دماغ کھولنے لگا، یعنی وہ اس مختصر سی تباہی سے کیا عظیم الشان اندازے لگا بیٹھا تھا۔ تمہاری حرکتوں سے مجھے جو محسوس ہوا وہ بتا دیا میں نے۔ وہ اب بھی اتنا ہی مطمئن تھا۔ آپ اپنی وکالت کی صلاحیتیں مجھ پر آزمانے کی کوشش مت کریں، اور نہ ہی میں آپ کو اپنے متعلق ایسے فضول اندازے لگانے کی اجازت دے رہی ہوں۔ وہ تپی ہوئی تھی۔ جواباً معید نے شانے اچکائے۔ میں بھی کہاں کسی کام کے لیے کسی کی اجازت کا پابند ہوں۔ بھوڑ میں جاؤ تم۔ یہ فقرہ زوہا دل ہی دل میں کہہ پائی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ سیدھے صبح وہ اپنی مقصد کی طرف آئی تو معید کو حیرت ہوئی۔ ایسا بھلا کیا ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ اس سے پوچھنے آئی تھی؟ بسد شوق، تم کسی بھی مسئلے کے متعلق ڈسکشن کر سکتی ہو مجھ سے، نرمی سے کہا تو وہ استہزائی انداز میں بولی۔ مجھے کون سی آپ کی عدالتی خدمات حاصل کرنی ہے؟ تو وہ استفہامی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ رائما کی شادی ہے۔ رائما کون؟ میری دوست ہے۔ تو یہ کہ مجھے اس کی شادی میں شرکت کرنا ہے۔ تو یہ کہ کل اس کی مہندی کا فنکشن ہے۔ تو وہ پھر سے سوالی انداز میں بولا تو زوہا کی پیشانی تپ اٹھی۔ اسے یوں لگا جیسے معید حسن اس کا مضحکہ اڑا رہا تھا۔ تو پھر یہ کہ مجھے کل رات اس فنکشن میں شریک ہونا ہے، اور یہ کہ گھر والوں کے خیال سے مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے، اور یہ کہ آپ نے آج تک مجھے کبھی بھی نائٹ فنکشنز میں جانے کی اجازت نہیں دی، مگر یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ آپ مجھ پر بیجا پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ میں رائما کی شادی میں شرکت ضرور کروں گی۔ وہ طنزی انداز میں بولتی چلی گئی۔ رکی تو رنگت تمتما سے اٹھی۔ اگر تم اپنی مرضی کی مالک ہو تو مجھ سے کیا پوچھنے آئی ہو؟ وہ سادگی سے گویا ہوا۔ لہجہ بھر کے لیے زوہا خالی ذہن رہ گئی۔ میں صرف آپ کو انفارم کرنے آئی ہوں تاکہ بعد میں آپ کو اعتراض نہ ہو۔ میرے اعتراض کی پرواہ کرنے کا شکریہ۔ مجھے آپ کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو میں امی اور تائی جان کا دل رکھنے کے لیے آئی ہوں، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ میں اپنی زندگی کو آپ کے تسلط میں دے دوں؟ وہ نخوت بھرے انداز میں بولی تھی۔ اور اگر میرا جواب وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے تو؟ معید نے اس کے باقی تاثرات پر نظر دوڑاتے ہوئے لسانیت بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ تنتنا کر بولی، تو اب کی بار میں خاموش نہیں بیٹھوں گی بلکہ حشر مچا دوں گی۔ تو پھر جا کر حشر مچا دو، مگر جو قیامت یہاں مچائی ہے اسے ٹھیک کر کے جاؤ۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہوا تھا۔ اپنی رائٹنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ سبکی محسوس کرنے لگی۔ یہ کام باجی پیاری بہت اچھی طریقے سے کر سکتی ہیں، اطمینان سے کہتے ہوئے اس نے جانے کو پر تولے تھے۔ کاموں کو سنوارنا بھی سیکھ لو زوہا میر، یہ ہنر بھی زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ اس نے اپنے پیچھے معید کی ٹھہری ہوئی آواز سنی ضرور، مگر سمجھی نہیں تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا یارا تم دونوں کا؟ میں نے کب جالے آفریدی سے محبت کا کی تھی؟ شمیل خان بدک اٹھا تھا۔ اس کے انداز پر نوفل کو ہنسی آئی۔ یار تم سے زیادہ بول تو یہاں کی لڑکیاں ہیں، گھبرا کیوں رہے ہو؟ گھبرانے کی ہی تو بات ہے، میں نے کبھی ایسی فضولیات نہیں پالی، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ نوفل نے اسے پچکارا، تم نہ صحیح مگر وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس کی کیا بات ہے یارا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شمیل کترایا تھا۔ لوگ اس کی ایک نظر کرم کرے ترستے ہیں، اور تمہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ نوفل کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ تو وہ ان پر اپنی نظر کرم کیوں نہیں ڈالتی؟ شمیل کا جان چھڑانے والا انداز بدستور تھا۔ نوفل نے بغور اسے دیکھا۔ کیا بات ہے خان؟ آر یو سیریس؟ تو میں کہ اتنے سنوں سے جھک مار رہا ہوں، میں نے کبھی بھی اس سے محبت نہیں کی، وہی الٹے سیدھے چکروں میں پڑی ہو تو الگ بات ہے۔ وہ اطمینان سے کافی کے مگ میں چمچ ہلاتا کہہ رہا تھا۔ نوفل کا اطمینان رخصت ہونے لگا۔ وہ بے اختیار میز پر آگے کو جھکایا۔ اٹس ناٹ فیئر یار، وہ سالوں سے پھر رہی ہے تیرے پیچھے۔ تو میں نے کب کہا اسے؟
پیار کہنے یا کھلوانے سے تھوڑی ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ اصل حقیقت تو یہی بات ہے نا۔ تم اب اس راہ پر چل پڑو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نوفل نے اسے بہلایا۔ میرا دماغ ابھی ٹھیک ہے، اس لیے میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ اپنی موجودہ حالت پر وہ قانع تھا۔ مگر تمہاری زندگی میں سب سے خوبصورت چیز ہے وہ۔ خدا کے لیے نوفل، اب بند کر دو اس کی وکالت۔ رہی کافی تو اس کا بل میں پے کر دوں گا۔ وہ جیسے اکتا گیا تھا۔ اسے کافی کے بہانے ہوٹل میں بلوا کر اب نوفل مسلسل اس کے سامنے جعلی آفریدی کا پروپوزل رکھے ہوئے تھا، جس کا شمیل خان کے پاس ایک ہی جواب تھا، اور وہ تھا نہ۔ نوفل کو احساس ہونے لگا کہ شمیل اپنی بات سے ایک آدھ انچ بھی ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ کیا بات ہے شمیل؟ کیوں بھاگ رہے ہو جعلی آفریدی سے؟ نوفل سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں بھاگتا یارا، وہ بھگا رہی ہے مجھے۔ جب چاہے منہ اٹھا کر میرا محاسبہ کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ میرا اسٹاف بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا ہے اب۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تم اس سے کیوں بھاگتے ہو؟ محبت کرتی ہے وہ تم سے، تو یہ اس کا درد سر ہے نہ کہ میرا۔ ایسی بات مت کرو خان، برسوں تلاش کیا ہے اس نے تمہیں۔ نوفل کو شمیل سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی، اور خاص طور پر نوفل کے سامنے تو وہ دوسری بات منہ سے نکالنے کے بجائے حکم بجا لایا کرتا تھا۔ تو پھر ان گزرے چند سالوں میں کیا ہو گیا تھا کہ جس نے شمیل خان کو سنگ دلی تک پہنچا دیا تھا کہ وہ شعلہ آفریدی جیسی قطال عالم پر التفات کی ایک نگاہ بھی ڈالنے کو تیار نہیں تھا، باوجود نوفل احمد کے سمجھانے کے۔ دیکھو نوفل یارا، میں واقعی نہیں چاہتا کہ وہ خواہ مخواہ میرے پیچھے اپنی زندگی برباد کرے۔ اپنا ایک سیٹ اپ ہے، اپنی لائف ہے، وہ اپنے طریقے سے گزارے۔ اس کی زندگی میں مجھ جیسے جاہل گمار کی کوئی جگہ نہیں۔ یقین کرو اور اسے بھی عقل دو، وہ صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اسے کہو کہ شادی کر لے۔ شمیل نے سنجیدگی سے کہا کہ نوفل تحیر کے مارے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ شمیل نے اپنی سنہری آنکھیں کافی کے مگ پر جما لی تھی۔ اب کی بار ان سنہری آنکھوں میں اترتی خفیف سے سرخی نوفل احمد سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ تم کسے بتا رہے ہو؟ مجھے یا خود کو؟ نوفل تنزن بولا تھا۔ اس ایک بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے مکر جاؤ۔ انکار کر دو تو شاید اس کی بھی تسلی ہو جائے گی، مگر فی الحال میں بھی یہ یقین نہیں کر سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس پر جعلی آفریدی نظر کرے اس کی دیوار ٹوٹے نہ۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان فضولیات میں پڑھنے کی؟ تمہیں تو بنا رکھا ہے نمائندہ اس نے۔ وہ اب بھی نوفل سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا، اور یہی بات نوفل کو چبھ رہی تھی۔ کیا بات ہے شمیل، مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ نوفل نے بے حد یقین سے پوچھا تو وہ ہنس کر اسے دیکھنے لگا۔ کن چکروں میں پڑے ہو نوفل یار، یہ میری منزل نہیں ہے۔ تم اس راستے پر قدم تو ڈالو، منزل تمہارے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ مگر میں یہ سب چکر افورڈ نہیں کر سکتا۔ شمیل کے قطعی انداز پر نوفل ٹھٹکا تھا۔ چکر چلانے کا کون کہہ رہا ہے؟ سیدھے سبھاؤ سے شادی کر لو۔ لوگ تو اسے پانے کے خواب دیکھتے ہیں، اور تم ہو کہ پٹھے پر ہاتھ دھرنے نہیں دے رہے۔ یارا بس کرو اب، میں خواہ مخواہ شرمندہ ہوا جا رہا ہوں۔ میں اسے یوں بار بار ڈسکس کر کے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بہت اچھی ہے، مگر ہر اچھی چیز آپ اپنا نہیں سکتے، اور نہ ہی ہر اچھی چیز آپ کے لیے ہوتی ہے۔ شمیل خان جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ لیکن جالے کو تم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہو، نوفل نے برجستہ کہا تھا۔ نوفل، کیا ہم کچھ اور بات نہیں کر سکتے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ نوفل نے اس کی التجا کے جواب میں بنا توقف کہا۔ اب تم ذرا اس بات کا بیک گراؤنڈ بتاؤ مجھے، اس انکار کا بیک گراؤنڈ بتاؤ مجھے۔ وہ خاموش نظروں سے نوفل کو دیکھنے لگا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، کیا میرا انکار کر دینا کافی نہیں ہے؟ وہ تو تم کر چکے ہو۔ اب سمجھو جالے اس معاملے سے نکل گئی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ اس قطعی انکار کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں شروع سے ہی یہی ارادہ رکھتا تھا، شمیل نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہنا چاہا، پر نوفل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے بہلاؤ مت شمیل۔ تم نے زبان سے کبھی جالے کی محبت کا اقرار چاہے نہ کیا ہو، مگر ہم سبھی کو یقین تھا کہ تم بھی جالے کو ناپسند نہیں کرتے۔ کسی کو ناپسند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں ہے شمیل خان، وہ جالے آفریدی ہے جس سے تم نے سچی محبت کی ہے، جو تمہارے نام پر بیٹھی ہے،
और अब 7 समंदर पार करके तुम्हारे पीछे चली आई है, उसने तलखी से कहते हुए गोया उसे बावर करवाया था। और ये नौफिल कलब व लहजा और अंदाज व अल्फाज ही थे जिन किताब न लाते हुए शमील खान फट पड़ा। तुम जो कह रहे हो मैं उसकी सच्चाई से मुनकिर नहीं, मगर यह भी हकीकत है कि मैं शादी कर चुका हूं। मैं इस जाले के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। नौफिल को लगा उसकी समातों में किसी ने सीसा उंडेल दिया हो। बारीक गोटे से सजे सब्ज और पीले सूट पे मलबूस दोनों कलाइयों में भर भर चूड़ियां पहने वो अनमोल से मामूल से हटकर बहुत दिल लगाकर रायमा की मेहंदी में शमूलियत की गर्ज से तैयार हुई थी। उसका मूड इस कदर खुशगवार था कि नगीन बाकायदा उस पर फिक्रे कसती जा रही थी। ये ब्याह में जाने की तैयारी है या पिया संग जाने का एहतमाम हो रहा है? जो भी समझ ले, मैंने अब बहस करना छोड़ दी है। वो कान में बाली पहनते हुए बोली तो नगीन आंखें फाड़ के रह गई। वल्लाह, ये तुम हो जोहा? ऐसी छेड़छाड़ करने पर तो तुम ईंट उठा लिया करती थी। बख्श दिया आपको, क्या याद करेंगी आप? वो मुस्कुराहट दबाती पलटी तो सब कुछ भूल कर बेसाख्ता उसकी तारीफ किए बगैर कभी नहीं रह सकी। आपने ही कभी गौर नहीं किया, वगरना माँ बदौलत का रंग और रूप तो हमेशा से ही ऐसा था। वो उतराई थी। अच्छा, नगीन ने मायने खेज अंदाज में कहा। मैं समझी शायद मुईद भाई से पहली मुलाकात का शाखसाना है। मैं उस पर भी आपको कुछ नहीं कहूंगी। मुझे आपके दिमागी खलल का अच्छी तरह अंदाजा है। जोहा के इत्मीनान में अब भी कोई फर्क नहीं आया था। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। देर सही सही मगर अकल आ ही गई है जनाबा को। उसी वक्त हमरा ने आकर उसे अनस के फोन का मुजदा सुनाया तो वो तेजी से उठी। आराम से, क्या जल्दी है? वो मायूस होकर फोन बंद करने वालों में से नहीं है, चाहे जर्मनी ही से क्यों न कर रहे हों। जोहा ने उसे छेड़ा तो वो हंसती हुई उसके कमरे से निकल आई। अस्सलाम वालेकुम। बेतरतीबी से धड़कते दिल के साथ वो बोली तो सांस फूल रही थी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बेवफा लोगों? अनस की जिंदगी से भरपूर आवाज उसे फ्रेश कर दी। छोड़ के आप भागे हैं और बेवफाई का इल्जाम मुझ पर? ऐसे तो ही कोई नहीं छोड़ के भागा करता ना। जरा अपनी कजादाइयों पर गौर करो। इतनी मोहब्बत करने वाले शोहर को भगा दिया तुमने। अब बताओ वक्त कैसे गुजर रहा है? वो उसे छेड़ने वाले अंदाज में कह रहा था। नगीन उदास होने लगी। आप आ जाए अनस, सच्ची मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? निगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो 7 समंदर पार बैठा हूँ, फिर ये रोमांस का वायरस तुम्हें कहाँ से लग गया? वो शरारा से पूछ रहा था, मगर वो हनूस उसी अंदाज में बोली। आप ही से लगा है रोग। सच्ची बताए ना अनस, कब आ रहे हैं? ओ यार, अभी तो काफी दिन पड़े हैं। अगर तुम ज्यादा उदास हो तो अपने घर का एक चक्कर लगाओ। अनस ने कहा तो वो बोली, आप आएंगे तो ही जाऊंगी। आपके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके अंदाज और अल्फाज पर वो यकलख्त चुप रह गया था। फिर बेहद जज्बाती अंदाज में बोला, निगी ना कर यार, मेरा दिल बेकरार होने लगा है। तुम्हारी तलब पर काबू पाना तो पहले ही मुश्किल मरहला है। इस तरह की बातें करोगी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाऊंगा। तो आ जाए ना। वो धीरे से हंसी तो दूसरी तरफ वो बेकरार होने लगा। बहुत जालिम होनेगी। पास होती हो तब भी जलाती हो, दूर हो तब भी यही काम कर रही हो। अरे, वो खुल के हंस दी। आप तो बड़े दावे कर रहे थे। देखी नहीं कोई मेम शेम? वो उसे छेड़ रही थी। मैंने अगर कोई मेम शेम देख ली तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। शेम शेम अनस मीर, शर्म करें। वो मुतासिफाना अंदाज में बोली तो अनस हंसा। खुद ही उकसा रही हो मुझे। खैर, अब टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अनस, वो चिल्ला ही उठी थी। अब गोरियों से अफेयर चलाएंगे आप? तुम जो नहीं मानती, बीवी का बीवी कामयाब महबूबा हो तो शोहर को क्या पड़ी है इधर उधर रोलने की? वो मुदब्बिराना अंदाज में कह रहा था। मैं अब्बू को बताती हूँ। मेरे ख्याल में उन आपकी मुश्किल का हल उनके पास होगा। नगीन ने धमकाया तो वो गड़बड़ा गया। खुदा को मानो यार, मजाक कर रहा हूं मैं। अब आए ना लाइन पर। खबरदार, जो कभी फजूल लड़कियों की तरफ नजर भी उठाकर देखा तो। अच्छी लड़कियों की तरफ तो देख सकता हूं ना? वो मासूमियत से पूछ रही थी। आप वापस आए एक दफा, फिर मैं पूछूंगी आपसे। नगीन ने उसे धमकाया तो वो हंसने लगा। वो भरपूर तैयारी के साथ लाउंज में आ बैठी थी। एक नजर वॉल क्लॉक पर डाली। अब्बू और ताया जान बस आने ही वाले थे और मुईद का कहीं पता नहीं था। सादिया और बिनिश का 2 मरतबा फोन आ चुका था। वो लोग राइमा के यहाँ पहुंच चुकी थी और अब बेचैनी से जोहा का इंतजार कर रही थी। मैं बस थोड़ी देर तक पहुंच रही हूँ।
जोहा ने उन्हें तसल्ली दी थी। वो बड़ी प्लानिंग के साथ तैयार होकर बैठी थी। हो गई तैयार? माशाअल्लाह। ताई जान के सताइशी अंदाज पर वो झीम सी गई। मुईद कहाँ है? पता नहीं, इतनी देर हो गई, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, वो मासूमियत से बोली। अंदर ही अंदर उसे हंसी भी आ रही थी कि वो अच्छी तरह जानती थी कि मुईद कभी भी उसी राइमा की शादी में जाने की इजाजत नहीं देगा। वजह वही नाइट फंक्शंस। इसे तो वो साफ जवाब दे चुका था। अब सिर्फ इस जवाब को ताया जान के सामने लाकर मुईद की पोजीशन खराब करने की जरूरत थी। और हुआ भी वही। ताया जान को देखते ही वही शिकायती अंदाज में शुरू हुई थी। देख लें आप, 2 घंटों से मैं यहाँ तैयार होकर बैठी हूँ। मेरी दोस्त का कितनी बार फोन आ चुका है, मगर मुईद अभी तक नहीं आए। तो बेटा जी, आप फोन कर लेती, कहीं मसरूफ होगा, चाचा जान ने नरमी से कहा तो वो बोली। वो मुझे लेकर जाना ही नहीं चाहते। कल भी साफ इनकार कर दिया था उन्होंने। वो कहते हैं दोस्त की शादी हो या किसी की, मगर रात के वक्त लड़कियों का बाहर निकलना उन्हें पसंद नहीं। किसने कहा ये? ताया जान संजीदगी से पूछ रहे थे। मुईद ने। जोहा ने चेहरे पर जी भर के मजलूमियत सजाई थी। जरा नंबर मिलाओ उसका, मैं खुद बात करता हूँ उससे, ताया जान ने उसी अंदाज में कहा तो टेलीफोन स्टैंड की तरफ बढ़ती जोहा का दिल बिल्लियों उछलने लगा। आखिर वो वक्त आ ही गया था जिसका जोहा को शिद्दत से इंतजार था। ताया जान को शिकायत लगाने के बाद वो बहुत मुतमईन बल्कि शाद और फरहां बैठी थी। उसे अच्छी तरह इल्म था कि मुईद साहब इस वक्त अपने किसी क्लाइंट के साथ मसरूफ होंगे। जोहा की दोस्त की मंगनी का फंक्शन उसे याद भी ना होगा, और बिलगर्ज याद हुआ भी तो वो कौन सा इन फंक्शंस में शिरकत का कायल था। ताया जान, मैं फिर वजी के साथ चली जाऊं, देर हो रही है, उसने बड़े मोदबान अंदाज में पूछा। उसी असना में हमरा चली आई। मुईद भाई बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। हैं? जोहा ने जैसे ठीक से सुना नहीं था। इसे कहते हैं मुदई सुस्त गवा चुस्त। ताया जान मुस्कुरा दिए। चलो अब उठ जाओ, कहीं वाकई देर ना हो जाए। वो ना चाहने वाले अंदाज में उठकर खुदा हाफिज कहती बाहर निकली थी। पोर्च में मुईद गाड़ी के बंद दरवाजे से टेक लगाए खड़ा मोबाइल फोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। जोहा का हलक कड़वा होने लगा। मजाल थी जो ये शख्स उससे कोई बाजी जीतने देता। उसने पिछला दरवाजा खोलने की सही की, मगर वो लॉक था। वो गुफ्तगू मुख्तसर करता फोन ऑफ करके उसकी तरफ पलटा। आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, पता भी है मेरा कितना कीमती वक्त निकाल दिया है तुमने। वही साबका अंदाज गुफ्तगू, कोई फर्क नहीं था। उसके कानों की लोएं तपी। तो किसने कहा था वेट करने को? किसी कत्ल या फांसी के मुकदमे की तैयारी ही कर लेते बैठ के। मैं तो यूं भी वजी के साथ जाने वाली थी। फौरन अपनी सोच पर अमल भी कर डाला करो, दूसरे जाने कितने नागवार फरीजा अदा करने से बच जाएंगे। वो गाड़ी के दरवाजे अनलॉक करता ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुआ। जोहा का जी चाहा हाथ में थमा पर्स उसके सर पर दे मारे पिछली सीट पर बैठते हुए तलखी से बोली। अपने ये अफकार अपने वालिद साहब के सामने भी दोहरा दिया गए ताकि वो आपकी इखलाकी बुलंदी का अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकें जिसके वो गुन गाते रहते हैं। ये तो उनकी मोहब्बत है। वो जैसे मुतशक्किर हुआ। जोहा कोढ़ी। मोहब्बतों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया करते मुईद हसन। मैंने तो कभी मोहब्बत से जायज़ फ़ायदा उठाने की भी नहीं सोची, और तुम नाजायज़ फ़ायदे की बात कर रही हो। मुईद ने लम्हा भर को बैकव्यू मिरर से उसकी खफी भरी सूरत पर एक निगाह डाली। नाजायज़ फ़ायदा ही तो उठा रहे हैं, वरना अभी तक सबसे अपनी असली छुपा के न रखते। मैं मुईद हसन अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने शफाफ आईने की तरह हूँ। वो बहुत पुरसुकून अंदाज में बोला तो जोहा ने उसके स्याह बालों से भरे सर पर तपती निगाह डाली। आपने न सिर्फ दूसरों को गलतफहमियों का शिकार बना रखा है, बल्कि खुद भी अपने मुतालिक बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार है। वो चटक कर बोली थी। मुझे तुम्हारा यूं बदतमीजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वो तहकुमाना लबो लहजे में बोलता जोहा का दिमाग घुमा गया था। मैं आपकी पसंद और नापसंद की पाबंद नहीं हूँ। शरई एतबार से तुम अपने हर फेल में मेरी पसंद और नापसंद की पाबंद हो। वो बरजस्ता बोला तो लम्हा भर को वो चुप रह गई। ये हादसा तो जैसे याद ही ना रहा था। फिर तमस्कुरान अंदाज में बोली, अच्छा कब तक? 2 साल का अरसा कम नहीं होता जोहा मीर। तब तक तो ये शही हक मेरे पास ही रहेगा, चाहे तुम इसकी पाबंदी करो या ना करो। वो खासा जताने वाले अंदाज में बोला था। ये 2 साल का टाइम पीरियड भी मेरा दिया हुआ है। मैं जब चाहूँ इस ताल्लुक को ख़त्म कर सकती हूँ। वो चटक कर रह गई। शट अप। वो दफतन बेहद नागवारी सोच से टोक गया था। मुझे फजूल गोई से सख्त चिढ़ है। हर काम लाड साहब की मर्जी से होना चाहिए। वो बुड़बुड़ा कर रह गई।
वैसे मेरा तो कोई काम है नहीं, बस तुम्हारा पिक एंड ड्रॉप का फरीजा मेरे जिम्मे है। नागवार ही सही, मगर बहरहाल वापसी जल्दी होनी चाहिए, मैं वहां रुकूंगा नहीं। आपका वहां कोई काम है भी नहीं, ये मेरी फ्रेंड की शादी है ना कि आपकी, उसने कदरे गुस्से से कहा था। यानी कि कमाल था, इतने अच्छे मौके पर वो उसका मूड खराब करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। इनविटेशन कार्ड मिस्टर एंड मिसेस के नाम था, वो उसे याद दिला रहा था। लोगों को क्या पता असलियत का, वो कुड़ने पर मजबूर थी। जी चाह रहा था मंत्र फूंक कर उसे गाड़ी से गायब कर दे। वाकई शक्लों से क्या पता चलता है। वो इत्मीनान से कहता गाड़ी पार्क कर रहा था। जोहा दांतों पर दांत जमा कर अपना जब्त आजमा कर रह गई। वापसी कब तक है? वो बड़े इस्तेहकाक का मुजाहरा कर रहा था, बल्कि वो हमेशा ही से यही दादा अब्बा वाला रोल प्ले करता आया था। मगर अभी तो जोहा को सही मायनों में तर्रारा आया था, यानी कि वो खुद को वाकई इसका खावंद टाइप कोई शय समझने लगा था। जब मेरा जी चाहेगा मैं फोन कर दूंगी ड्राइवर को। उसने तीखे अंदाज में जोहा को देखा। उसका पिछली नशिस्त पर बैठना यही जता रहा था कि वो उसे कोई अहमियत देने के हक में नहीं है। आप जो भी समझ ले, फरीजे यूं ही तो अदा नहीं हो जाते। वो गिफ्ट संभालती गाड़ी से उतर गई थी। उसकी सरकशी को महसूस करते हुए मुईद लब भींच कर रह गया था। नौफिल को लगा उसके सर पर छत आन गिरी हो। उसने बेहद बेयकीनी से शिमुल की तरफ देखा, जो जाने कब से दिल पर लिए इस बोझ को उतारने के बाद अब थका हारा सा बैठा था। झूठ बोल रहे हो तुम? नौफिल किसी तौर भी यकीन करने को राजी नहीं था। कहो तो निकाहनामा दिखा दूं? जवाबन शिमुल ने बहुत तहम्मुल से पूछा तो नौफिल ने मुतासिफाना अंदाज में सर हिलाया। उसे सबसे पहला ख्याल जाले का ही आया था। शिमुल खान आफरीदी के इश्क में डूबी जोगन बनी जाले आफरीदी। वो इतने बड़े झटके का शिकार हुआ था तो जाले इस हकीकत को जानने के बाद शायद दीवानी ही हो जाती। पसंद की शादी की है तुमने? नौफिल ने चुपती निगाहों से उसे देखा तो वो नाराजगी से बोला, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? यह शादी खालिसतन बाबा की अरेंज की हुई थी और तुमने इतनी आसानी से हाँ कर दी ना, तो मैं किस आस पर इनकार करता? मेरा कौन सा बरसों पुराना इश्क चल रहा था। शिमुल ने यूं पहले तही की जैसे वो उसकी बहस का माखज जानना चाहता हो। जाले से बढ़कर और क्या आस हो सकती थी तुम्हारे लिए? चलो मैं मानता हूं कि तुम उससे इश्क नहीं करते थे, मगर उसकी चाहत से तो वाकिफ थे ना तुम। नौफिल ने संजीदगी से कहा तो कदर तवक्कुफ के बाद शिमुल ने कतई लहजे में जवाब दिया, अगर मैंने जाले को बसाना होता तो लास्ट सेमेस्टर ड्रॉप करके वहां से भाग ना आता, बल्कि वहीं इस किस्से को निपटाकर कोई नाम दे देता। फिर भी शिमुल, तू जानता था यार। ओ यारा, किस बेमकसद और फजूल बहस में पड़ गए हो। मैं जानता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि जो भी आपसे मोहब्बत करता हो उससे शादी कर ली जाए। वहां सभी का ख्याल था कि तुम भी जाले को चाहते हो। नौफिल जैसे मुसलसल उसका इम्तिहान लेने पर आमादा था। तभी वो कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखता बअजरत खड़ा हुआ। बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। जाले से क्या कहूँ शिमुल खान? नौफिल ने मुतासिफाना अंदाज में पूछा तो वो रुका जरूर मगर पलटा नहीं। उससे कहना ये सफ़र उसी ने शुरू किया था, मंजिल की चाह उसे थी और ये गलती भी उसी की थी कि उसने हम सफ़र का इज़्न लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। आंखें बंद करके सफ़र करने में ये नुकसान तो होना ही था। मैं खुद को कतई कसूरवार नहीं समझता। चेहरा मोड़ कर कहते हुए वो बिना मजीद रुके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। नौफिल कितनी ही देर तक बंद दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा रहा। उसने वापसी की इतला देने के लिए फोन किया तो रिसीवर उठाने वाला मुईद था। जोहा के अंदर तक जैसे कड़वाहट भर गई। वजह नहीं है क्या? क्या मसला है? उसने जवाबन तफ्तीश का आगाज किया तो वो चढ़ गई। जो भी मसला है मैं वो उसी को बयान करूंगी, आप फोन वजी को दे। मोहतरमा, इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। वजी अपनी बेडरूम में जा चुका है, अब बताएं। वो बहुत तहम्मुल से गोया था। जोहा ठंडी पड़ गई। मुझे वापस आना था। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं फारिग हो गई तो? वो तनजन बोला तो जोहा को गुस्सा आने लगा। यानी अब ये हक भी इस्तेमाल किया जाएगा? तो आपसे ड्यूटी निभाने का थोड़ी कह रही हूँ। आकिल बाले हूँ, अकेली भी सफर कर सकती हूँ। उसने तुनक कर कहा तो मुईद ने फिलफौर उसे टोका। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वहीं ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ। सर झटकते हुए जोहा ने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया और उठकर रायमा के पास चलिए। दोनों हाथों में मेहंदी रचाए मायों के पीले सूट और फूलों के जेवर से सजा, जिसका सोगवार सा रूप भी माहौल पर छा रहा था। क्या हुआ? रायमा ने उसे देखते ही पूछा तो उसने मुंह लटका दिया। मैं तो पहले ही कह रही थी यहाँ से किसी के साथ चली जाओ, मुईद भाई बिजी होंगे। वो कहते हुए उठ गई थी।
और अब की बार जोहा ने उसे मुरव्वतन भी मना नहीं किया था। जल्दी वो अपने किसी कज़न को पकड़ लाई थी। ये तौकीर भाई हैं, अभी 5 मिनटों में तुम्हें ड्रॉप कराएंगे। अकेले? वो हिचकिचाई। शक्लों तो बेचारे शरीफ ही लग रहे थे, मगर लगने और होने में बहुत फर्क होता है। चलो मैं साथ चलती हूँ। राइमा फौरन तैयार हो गई थी, मगर उसकी अम्मी ने टोक दिया। इस होलिये में, और वो भी माइयों की रात, खबरदार जो तुम बाहर निकली तो साइमा को साथ कर दो और बाबर को। ये ठीक है। जोहा ने फौरन ओके कर दिया। साइमा और बाबर राइमा के छोटे बहन भाई थे। जल्द ही उसकी रवानगी अमल में आ गई। अम्मी उसे अकेले अंदर आते देखकर हैरान हुई थी। मुईद नहीं आया? वो गए ही कब थे मुझे लेने? वो लापरवाही से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो उन्होंने कहा, वो जाते हुए मुझसे कहकर गया था कि तुम्हें लेने जा रहा है। हो सकता है उन्हें कोई और मिल गई हो। बको मत, चची जान ने नाराजगी से जवाब दिया। फिर पूछने लगी, और ये तुम किसके साथ आई हो? पता नहीं, राइमा के कोई कजन थे, वो ड्रॉप करके गए हैं। बहुत बुरी बात है जोहा, घर में इतने लोग मौजूद थे और तुम किसी और के साथ आई हो, वो भी इतनी रात गए। चची जान को उसकी नाआकिबत अंदेशी पर गुस्सा आया था। ओफो, इसमें ऐसी क्या क़यामत हो गई? सही सलामत पहुंची तो हूं। वो कदरे चढ़ गई। अपना घर वाला सलामत रहे तुम्हारा। उल्टे पैरों लेने गया था तुम्हें, और तुम किसी और के साथ। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता जोहा? चची जान ने सर थाम लिया तो वो कंफ्यूज सी होने लगी। भला क्या गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह ही तो है, अपने महरम के होते हुए एक नामहरम के साथ सफर किया है तुमने। चची जान ने गुस्से से कहा तो वो ऊंची आवाज में बोली, अकेली थोड़ी थी, साथ में राइमा का छोटा भाई और बहन भी थे। अच्छा। चची जान धीमी पड़ गई। दरवाजा किसने खोला था? ताया जान ने, बल्कि तौकीर भाई उनसे सलाम दुआ करके वापस हुए हैं। जोहा ने नाराजगी से कहा। छोटी मामी, जोहा आ गई क्या? उनके कमरे में पाँव रखते ही मुईद ने इधर उधर देखे बिना पूछा तो वो शर्मिंदा सी हो गई। हाँ बेटा, बस अभी पहुंची है। अब की बार मुईद की निगाह उस पर पड़ी थी। किसके साथ आई हो? मुईद ने पूछा तो उसे तरीके से जवाब देना चाहिए था, मगर वो चिढ़कर बोली, राइमा के कज़न के साथ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? चची जान तो हक्का बक्का हुई ही थी। मुईद भी उसके अंदाज पर उसे टोके बिना नहीं रह सका। प्रॉब्लम नहीं, मुझे एतराज़ है। जब मैं तुम्हें पिक करने आ रहा था तो किसी और के साथ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं अब वहाँ इंतज़ार में बैठी रहती, मुझे आदत नहीं है। वो चची जान के गैर मुतवक्की खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी, बल्कि उनकी तरफ तो गलती से भी देखने की कोशिश नहीं की। मुबादा उनकी खुशमगी निगाहें उसे जबान बंदी पर मजबूर न कर दें। तो न कर बोली तो वो लबभींच था, मजीद कुछ कहे बिना वापस पलट गया। मेरा दिल तो चाह रहा है कि एक थप्पड़ खींच के लगाऊं तुम्हारे। चची जान ने दांत पीस कर कहा तो जोहा ने करंट खाकर उन्हें देखा। मैंने क्या किया है? बात करने का तरीका देखा है तुमने अपना? ऐसे बात करते हैं शोहर के साथ? एक तो चची जान का गुस्सा, ऊपर से उनका अंदाजा तखातुब। उफ, जोहा को लगा जिस्म का सारा लहू उसके चेहरे पर इकट्ठा हो गया हो। मगर अम्मी के सामने अलम बगावत बुलंद करना कोई आसान काम नहीं था। अम्मी, क्या कह रही हैं आप? मेरे शोहर कहाँ से हुए वो? यही यही टेढ़ी सोच ले बैठी है तुम्हें। वो उसके मिनमिना कर कहने पर तेज लहजे में बोली, बीबी जरा ध्यान करो, बस रुखसती ही बाकी है। शोहर होना और क्या होता है, तो इज्जत भी बीवियों वाली दिया करो उसे। इस कदर सकील लेक्चर ने जोहा के चारों तबक रोशन कर दिए थे। खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत की हो तो। मुईद ही नहीं, घर में कोई भी पसंद नहीं करता तुम या कोई और लड़की इतनी आज़ाद रवैये का मुजाहिरा करे। उसकी तबीयत अच्छी तरह साफ करने के बाद भी चची जान की तशवीर नहीं हो रही थी। अब की बार वो जरा सांस लेने को तहमी तो जोहा ने एहतजाज किया। मैंने क्या किया है? क्या किया है? मैं कहती हूँ करने को रह ही क्या गया है? चची जान सुलग रही थी। ओफो, अब क्या सारी रात वहां बैठी अपने मिजाजी खुदा का इंतजार करती रहती? वो झुंझुलाई थी। हाँ, जल्दी या बदर उसे पहुंचना ही था ना, मगर तुमसे तो मुझे कभी अच्छी बल्कि सीधी हरकत की तवक्को ही नहीं है। इस कदर बेएतबारी। वो जलती कुर्ती अपने कमरे में चली आई। जूते इधर तो दुपट्टा उधर, खुद बेड पर आड़ी तिरछी गिरी। वो मुसलसल कुछ उल्टा सीधा ही सोच रही थी। क्या जान का अजाब चिमट गया है बसूरत मुईद हसन। भाई इतनी ही आला वरफा खुसूसियात के हामिल थे तो मौसूफ को बांध देते ना किसी उन्हीं औसाफ की हामिल मौसूफा के पल्लू से। लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और किसी को एहसास तक नहीं। एक वही सबकी नजरों में बीबा बच्चा बना हुआ है, यानी कि हद हो गई। और ये मुईद हसन कैसे हामी हो गया मेरे नाइट फंक्शन में शिरकत का? मेरे मुकाबले की चालें चल रहे हैं मौसूफ। खैर, मुझे भी डरने की जरूरत नहीं।
हार तो मुईद हसन ही का मुकद्दर बनेगी, इस कदर ढोंग और ड्रामेबाजी। खैर मैंने भी हारना नहीं सीखा, वो तनफ्फुर से सोच रही थी और एक भी सोच मस्बत नहीं थी। नौफिल को लगा उसके सर पर छत आन गिरी हो। उसने बेहद बेयकीनी से शिमुल की तरफ देखा, जो जाने कब से दिल पर लिए इस बोझ को उतारने के बाद अब थका हारा सा बैठा था। झूठ बोल रहे हो तुम? नौफिल किसी तौर भी यकीन करने को राजी नहीं था। कहो तो निकाहनामा दिखा दूं? जवाबन शिमुल ने बहुत तहम्मुल से पूछा तो नौफिल ने मुतासिफाना अंदाज में सर हिलाया। उसे सबसे पहला ख्याल जाले का ही आया था। शिमुल खान आफरीदी के इश्क में डूबी जोगन बनी जाले आफरीदी। वो इतने बड़े झटके का शिकार हुआ था तो जाले इस हकीकत को जानने के बाद शायद दीवानी ही हो जाती। पसंद की शादी की है तुमने? नौफिल ने चुपती निगाहों से उसे देखा तो वो नाराजगी से बोला, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? यह शादी खालिसतन बाबा की अरेंज की हुई थी और तुमने इतनी आसानी से हाँ कर दी। ना तो मैं किस आस पर इनकार करता? मेरा कौन सा बरसों पुराना इश्क चल रहा था। शिमुल ने यूं पहले तही की जैसे वो उसकी बहस का माखज जानना चाहता हो। जाले से बढ़कर और क्या आस हो सकती थी तुम्हारे लिए? चलो मैं मानता हूं कि तुम उससे इश्क नहीं करते थे, मगर उसकी चाहत से तो वाकिफ थे ना तुम? नौफिल ने संजीदगी से कहा तो कदर तवक्कुफ के बाद शिमुल ने कतई लहजे में जवाब दिया, अगर मैंने जाले को बसाना होता तो लास्ट सेमेस्टर ड्रॉप करके वहां से भाग ना आता, बल्कि वहीं इस किस्से को निपटाकर कोई नाम दे देता। फिर भी शिमुल, तू जानता था यार। ओ यारा, किस बेमकसद और फजूल बहस में पड़ गए हो? मैं जानता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि जो भी आपसे मोहब्बत करता हो उससे शादी कर ली जाए। वहाँ सभी का ख्याल था कि तुम भी जाले को चाहते हो। नौफिल जैसे मुसलसल उसका इम्तिहान लेने पर आमादा था। तभी वो कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखता बअजरत खड़ा हुआ। बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। जाले से क्या कहूँ शिमुल खान? नौफिल ने मुतासिफाना अंदाज में पूछा तो वो रुका ज़रूर मगर पलटा नहीं। उससे कहना ये सफ़र उसी ने शुरू किया था, मंजिल की चाह उसे थी और ये गलती भी उसी की थी कि उसने हम सफ़र का इज़्न लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। आंखें बंद करके सफ़र करने में ये नुकसान तो होना ही था। मैं खुद को कतई कसूरवार नहीं समझता। चेहरा मोड़ कर कहते हुए वो बिना मजीद रुके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। नौफिल कितनी ही देर तक बंद दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा रहा। उसने वापसी की इतला देने के लिए फोन किया तो रिसीवर उठाने वाला मुईद था। जोहा के अंदर तक जैसे कड़वाहट भर गई। वजह नहीं है क्या? क्या मसला है? उसने जवाबन तफ्तीश का आगाज किया तो वो चढ़ गई। जो भी मसला है मैं वो उसी को बयान करूंगी, आप फोन वजी को दे। मोहतरमा, इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। वजी अपनी बेडरूम में जा चुका है, अब बताएं। वो बहुत तहम्मुल से गोया था जोहा ठंडी पड़ गई। मुझे वापस आना था। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं फारिग हो गई तो? वो तंजन बोला तो जोहा को गुस्सा आने लगा। यानी अब ये हक भी इस्तेमाल किया जाएगा? तो आपसे ड्यूटी निभाने का थोड़ी कह रही हूँ। आकिल बाले हूँ, अकेली भी सफर कर सकती हूँ। उसने तुनक कर कहा तो मुईद ने फिलफौर उसे टोका। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वहीं ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ। सर झटकते हुए जोहा ने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया और उठकर रायमा के पास चलिए। दोनों हाथों में मेहंदी रचाए मायों के पीले सूट और फूलों के जेवर से सजा, जिसका सोगवार सा रूप भी माहौल पर छा रहा था। क्या हुआ? रायमा ने उसे देखते ही पूछा तो उसने मुंह लटका दिया। मैं तो पहले ही कह रही थी यहाँ से किसी के साथ चली जाओ, मुईद भाई बिजी होंगे, वो कहते हुए उठ गई थी। और अब की बार जोहा ने उसे मुरवतन भी मना नहीं किया था। जल्दी वो अपने किसी कजन को पकड़ लाई थी। ये तौकीर भाई हैं, अभी 5 मिनटों में तुम्हें ड्रॉप कराएंगे। अकेले? वो हिचकिचाई। शक्लन तो बेचारे शरीफ ही लग रहे थे, मगर लगने और होने में बहुत फर्क होता है। चलो मैं साथ चलती हूँ। रायमा फौरन तैयार हो गई थी, मगर उसकी अम्मी ने टोक दिया। इस होलिये में, और वो भी माइयों की रात, खबरदार जो तुम बाहर निकली तो साइमा को साथ कर दो और बाबर को। ये ठीक है, जोहा ने फौरन ओके कर दिया। साइमा और बाबर रायमा के छोटे बहन भाई थे। जल्द ही उसकी रवानगी अमल में आ गई। अम्मी उसे अकेले अंदर आते देखकर हैरान हुई थी। मुईद नहीं आया? वो गए ही कब थे मुझे लेने? वो लापरवाही से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो उन्होंने कहा, वो जाते हुए मुझसे कहकर गया था कि तुम्हें लेने जा रहा है। हो सकता है उन्हें कोई और मिल गई हो। बको मत, चची जान ने नाराजगी से जवाब दिया। फिर पूछने लगी, और ये तुम किसके साथ आई हो? पता नहीं, रायमा के कोई कजन थे, वो ड्रॉप करके गए हैं। बहुत बुरी बात है जोहा, घर में इतने लोग मौजूद थे और तुम किसी और के साथ आई हो, वो भी इतनी रात गए।
چچی جان کو اس کی ناعاقبت اندیشی پر غصہ آیا تھا۔ اوفو، اس میں ایسی کیا قیامت ہو گئی؟ صحیح سلامت پہنچی تو ہوں۔ وہ قدرے چڑھ گئی۔ اپنا گھر والا سلامت رہے تمہارا، الٹے پیروں لینے گیا تھا تمہیں، اور تم کسی اور کے ساتھ۔ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا زوہا؟ چچی جان نے سر تھام لیا تو وہ کنفیوز سے ہونے لگی۔ بھلا کیا گناہ کر دیا میں نے؟ گناہ ہی تو ہے، اپنے محرم کے ہوتے ہوئے ایک نامحرم کے ساتھ سفر کیا ہے تم نے۔ چچی جان نے غصے سے کہا تو وہ اونچی آواز میں بولی، اکیلی تھوڑی تھی، ساتھ میں رائما کا چھوٹا بھائی اور بہن بھی تھے۔ اچھا۔ چچی جان دھیمی پڑ گئی۔ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ تایا جان نے، بلکہ توقیر بھائی ان سے سلام و دعا کر کے واپس ہوئے ہیں۔ زوہا نے ناراضگی سے کہا۔ چھوٹی مامی، زوہا آ گئی کیا؟ ان کے کمرے میں پاؤں رکھتے ہی معید نے ادھر ادھر دیکھے بنا پوچھا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ہاں بیٹا، بس ابھی پہنچی ہے۔ اب کی بار معید کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ معید نے پوچھا تو اسے طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا، مگر وہ چڑھ کر بولی، رائما کے کزن کے ساتھ۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ چچی جان تو ہکا بکا ہوئی ہی تھی۔ معید بھی اس کے انداز پر اسے ٹوکے بنا نہیں رہ سکا۔ پرابلم نہیں، مجھے اعتراض ہے۔ جب میں تمہیں پک کرنے آ رہا تھا تو کسی اور کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اب وہاں انتظار میں بیٹھی رہتی، مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ چچی جان کے غیر متوقع خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، بلکہ ان کی طرف تو غلطی سے بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی، مبادا ان کی خوشمگی نگاہیں اسے زبان بندی پر مجبور نہ کر دیں۔ تو نک کر بولی تو وہ لب بھینچتا مزید کچھ کہے بنا واپس پلٹ گیا۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ایک تھپڑ کھینچ کے لگاؤں تمہارے، چچی جان نے دانت پیس کر کہا تو زوہا نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بات کرنے کا طریقہ دیکھا ہے تم نے اپنا؟ ایسے بات کرتے ہیں شوہر کے ساتھ؟ ایک تو چچی جان کا غصہ، اوپر سے ان کا اندازہ تخاطب۔ اوف، زوہا کو لگا جسم کا سارا لہو اس کے چہرے پر اکٹھا ہو گیا ہو، مگر امی کے سامنے علم بغاوت بلند کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرے شوہر کہاں سے ہوئے وہ؟ یہی ٹڑھی سوچ لے بیٹھی ہے تمہیں۔ وہ اس کے منمنا کر کہنے پر تیز لہجے میں بولی، بی بی ذرا دھیان کرو، بس رخصتی ہی باقی ہے، شوہر ہونا اور کیا ہوتا ہے، تو عزت بھی بیویوں والی دیا کرو اسے۔ اس قدر ثقیل لیکچر نے زوہا کے چاروں طبق روشن کر دیے تھے۔ خبردار جو کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہو تو، معید ہی نہیں گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا تم یا کوئی اور لڑکی اتنی آزاد روی کا مظاہرہ کرے۔ اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کرنے کے بعد بھی چچی جان کی تشویح نہیں ہو رہی تھی۔ اب کی بار وہ ذرا سانس لینے کو تمی تو زوہا نے احتجاج کیا، میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کرنے کو رہ ہی کیا گیا ہے؟ چچی جان سلگ رہی تھی۔ اوفو، اب کیا ساری رات وہاں بیٹھی اپنے مزاجی خدا کا انتظار کرتی رہتی؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ ہاں، جلدی یا بدیر اسے پہنچنا ہی تھا نا، مگر تم سے تو مجھے کبھی اچھی بلکہ سیدھی حرکت کی توقع ہی نہیں ہے۔ اس قدر بے اعتباری۔ وہ جلتی کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی، جوتے ادھر تو دوپٹہ ادھر، خود بیڈ پر آڑی ترچھی گری وہ مسلسل کچھ الٹا سیدھا ہی سوچ رہی تھی۔ کیا جان کا عذاب چمٹ گیا ہے بصورت معید حسن؟ بھئی اتنی ہی اعلیٰ و عرفہ خصوصیات کے حامل تھے تو موصوف کو باندھ دیتے نا کسی انہی اوصاف کی حامل موصوفہ کے پلو سے، لیکن میری زندگی برباد کر دی اور کسی کو احساس تک نہیں۔ ایک وہی سب کی نظروں میں بیوہ بچہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اور یہ معید حسن کیسے حامی ہو گیا میرے نائٹ فنکشن میں شرکت کا؟ میرے مقابلے کی چالیں چل رہے ہیں موصوف۔ خیر، مجھے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہار تو معید حسن ہی کا مقدر بنے گی، اس قدر ڈھونگ اور ڈرامے بازی۔ خیر، میں نے بھی ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ تنفر سے سوچ رہی تھی، اور ایک بھی سوچ مثبت نہیں تھی۔